हेलो गाइज, वेलकम बैक। जल्दी नेक्स्ट वीडियो आने वाला है और ये फुल गियर 5 का वीडियो एक साथ डाला है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबकी नजर एक विशाल गुलाबी ड्रैगन पर पड़ी। असल में ये 8 साल का मोमोनोसुके है, जिसने शिनोबु की फ्रूट एबिलिटी से खुद को बड़ा करवा लिया है। अब मोमोनोसुके शारीरिक रूप से 28 साल का हो चुका है। लूफी मोमोनोसुके की पीठ पर सवार होकर ओनिगाशिमा की तरफ निकल पड़ा है। कासल की छत पर यमातो अभी भी काइडो के साथ थंडर बागुआ टकरा रही है। भाई मानना पड़ेगा, वो काइडो की ही बेटी है। उस भयानक धमाके के बाद भी यमातो ने काइडो को अच्छा खासा घायल कर दिया। उधर यमातो ने खुद को बर्फ की एक परत से कवर करके बचा लिया। मौका देखते ही वो हवा में उछली और अपना डंडा पूरी ताकत से काइडो के सिर पर दे मारा। लेकिन यार, इस हमले से काइडो का गुस्सा और भड़क गया। उसने सिर्फ अपनी ब्रूट फोर्स के दम पर यमातो को डिफेंसिव होने पर मजबूर कर दिया। आखिर में काइडो ने उसे एक ही वार में दूर उड़ा दिया और फिर जमीन पर पटक कर बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ लूफी, क्योंकि मोमोनोसुके को अभी उड़ना ठीक से नहीं आता, गलती से कासल की दीवार तोड़ते हुए अंदर आ गया। पर ये एक तरह से अच्छा ही हुआ। भले ही लूफी और मोमोनोसुके की एंट्री थोड़ी फनी थी, लेकिन इससे साथियों का जोश एकदम हाई हो गया। लूफी के हारने की जो खबर फैली थी, वो अब बस एक अफवाह बनकर रह गई। गिरते पड़ते वो लोग छत पर पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि यमातो अपना बड़ा अटैक तैयार कर रही है। लूफी ने भी लगे हाथ गियर 4 एक्टिवेट कर लिया। यमातो का ये अटैक था व्हाइट सरपेंट और लूफी ने अपना सिग्नेचर स्नेकमैन वाला मूव चलाया। दोनों का तालमेल गजब का था और दोनों के वार एक साथ काइडो पर लगे। इतनी भयानक ताकत थी कि नीचे की जमीन ही चकनाचूर हो गई। काइडो की डिफेंस कितनी भी मजबूत हो, पर इन दोनों के कंबाइंड अटैक से वो दूर जा गिरा। हमला करने के बाद यमातो ने लूफी को नोटिस किया, पर भाई वो सिर्फ दूर जा गिरा था। काइडो तुरंत अपने ड्रैगन फॉर्म में बदलकर वापस आ गया। इस बार मोमोनोसुके ने भी हिम्मत दिखाई। काइडो के लिए अपनी नफरत की वजह से उसने सीधे काइडो की बॉडी पर दांत से काट लिया। काइडो पलटवार करने ही वाला था कि लूफी चिल्लाया, शाबाश मोमो, और एक जोरदार मुक्का मारकर काइडो को फिर से गिरा दिया। इस शोर से सबको पता चल गया कि वो पिंक ड्रैगन असल में मोमोनोसुके ही है। लूफी के चेहरे पर अब मुस्कान थी। उसने कहा, तूने अभी अभी एक योंको को काट लिया। अब दुनिया में ऐसी कौन सी चीज बची है जिससे तुझे डरना चाहिए? लूफी ने यमातो और मोमोनोसुके को लड़ाई में रुकने नहीं दिया, बल्कि मोमोनोसुके को ओनिगाशिमा को रोकने का काम सौंपा। अब वो खुद काइडो को संभालेगा। इस बार लूफी हारने वाला नहीं है। लड़ाई फिर से शुरू हो गई। मोमोनोसुके ने देखा कि काइडो का गुस्सा बढ़ रहा है, तो वो समझदारी दिखाते हुए वहां से निकल गया और उम्मीद के मुताबिक काइडो ने अपना सबसे पावरफुल हाइब्रिड फॉर्म एक्टिवेट कर लिया। उधर लूफी बिल्कुल शांत था। उसने बस अपने हाथ पर आर्मामेंट हाकी चढ़ाई और दोनों धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे। दोनों की कंकरर्स हाकी से लिपटी हुई आर्मामेंट हाकी आपस में टकराई। अजीब बात ये थी कि लूफी का हाथ काइडो के डंडे से टच भी नहीं हुआ। ये मंजर देखकर यमातो को सब समझ आ गया। ये बिल्कुल वैसा था जैसे व्हाइट बियर्ड और रोजर की टक्कर थी। सिर्फ एक टक्कर से आसमान के सारे बादल छट गए। लड़ाई जारी थी। उधर यमातो मोमोनोसुके के सिर पर चढ़ गई। उसने समझाया कि ड्रैगन बादलों को कंट्रोल कर सकता है, वो फ्लेम क्लाउड्स बना सकता है। मोमोनोसुके ने आंखें बंद करके महसूस किया और सच में उसे बादलों का एहसास होने लगा। साथ ही उसने अपने हाथ पैर चलाने शुरू किए और देखते ही देखते मोमोनोसुके हवा में उड़ने लगा। उसे अपनी स्किल का नाम भी पता चल गया, फ्लेम क्लाउड्स। उधर कासल के बाहर नेकोमामुशी और अंदर इनुआराशी ने भी अपनी प्लानिंग पक्की कर ली थी। दोनों ने एक साथ अपना सुलोंग फॉर्म एक्टिवेट कर दिया। मून लॉयन फॉर्म की बढ़ी हुई ताकत के सामने जैक और पेरोस्पेरो टिक नहीं पाए और पूरी तरह हार गए। दूसरी तरफ एक कमरे के अंदर किसी साये ने जैक की हार देखी। ये कोई और नहीं बल्कि ओरोची था, जो मरा नहीं है। सही कहूँ तो उसका एक सिर अभी भी बचा हुआ है। भले ही दुश्मन के 2 बड़े कमांडर ढेर हो गए, पर काइडो ने कहा कि सब खत्म होने वाला है, क्योंकि ओनिगाशिमा जिस दिशा में गिर रहा है वो वानो की राजधानी फ्लावर कैपिटल है। सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि ओनिगाशिमा अब टूटने लगा है। इसका मतलब काइडो की ताकत कम हो रही है। ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि भले ही लूफी ने काइडो को कमजोर कर दिया हो, लेकिन अगर ये आइलैंड नीचे गिरा तो होने वाली तबाही का कोई हिसाब नहीं होगा। इसलिए इसे रोकने का भारी काम अब मोमोनोसुके के कंधों पर है। परफॉर्मेंस फ्लोर पर जोरो ने जोर लगाना शुरू कर दिया। उसकी सेंटोरियो 3 स्वॉर्ड स्टाइल की तकनीक अल्ट्रा टाइगर हंट ने अपना काम किया। कुछ ही वार में किंग के मास्क का एक हिस्सा कट गया। इससे किंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो आग से घिर गया। उस आग के बीच से उसने अपने टेरानोडॉन के पंख खोले। किसी ने नहीं सोचा था कि ये पंख उड़ने के अलावा
खतरनाक स्लैशिंग अटैक भी कर सकते हैं। जोरो ने एक हमला तो किसी तरह रोक लिया, लेकिन किंग ने जब और जोर लगाया तो जोरो हवा में उड़ता हुआ कासल के बाहर जा गिरा। अब उनकी लड़ाई बाहर शिफ्ट हो गई है। अंदर का परफॉर्मेंस फ्लोर अब सांजी और क्वीन के हवाले था। बाहर यामातो ने वापस ओनिगाशिमा के अंदर जाने का फैसला किया, क्योंकि कासल के बेसमेंट में एक आर्मरी है जहां बेशुमार बारूद रखा है। लॉजिकली देखें तो ओनिगाशिमा का गिरना फिर भी संभल सकता है, लेकिन अगर वो बम फट गए तो सच में तबाही मच जाएगी। इसी बीच कासल के गेस्ट रूम में CP0 ने ताजा हालात की रिपोर्ट दी, और भाई फोन की दूसरी तरफ कोई और नहीं बल्कि रॉब लूची था। वर्ल्ड गवर्नमेंट ने प्लान B तैयार कर लिया है। अगर काइडो हारता है तो वर्ल्ड गवर्नमेंट सीधे वानो पर कब्जा कर लेगी। उनके जंगी जहाज निकल चुके हैं। यहाँ के हालात वैसे भी काफी पेचीदा हैं। लड़ाई शुरू होते वक्त काइडो के पास 30,000 की फौज थी, जो अब 12,000 रह गई है। वहीं समुराई 5,400 थे, जो बढ़कर 8,000 हो गए हैं। सच कहे तो काइडो के हारने के चांस अब काफी ज्यादा है। आखिर में लूची ने सख्त ऑर्डर दिया, चाहे जीत किसी की भी हो, निको रॉबिन को हर हाल में पकड़ना है। परफॉर्मेंस फ्लोर पर सांजी के साथ कुछ अजीब हो रहा था। कैसे बताऊं? पहले तो क्वीन ने अपनी गर्दन और पूंछ को एकदम सीधा किया और फिर हमला करने की पोजीशन ले ली। देखते ही देखते क्वीन ने एक बड़े अजगर की तरह सांजी को जकड़ लिया। डायनासोर की ताकत का तो क्या ही कहना। कायदे से तो इस हमले से सांजी की सारी हड्डियां टूट जानी चाहिए थी, या वही खेल खत्म हो जाना चाहिए था। क्वीन चाहता था कि सांजी अपनी ज़ेर्मा वाली ताकत इस्तेमाल करे, पर सांजी ने साफ मना कर दिया। अपनी भलाई नहीं समझता तो अब देख मेरी महान साइंटिस्ट वाली पावर। ये कहते ही क्वीन के शरीर से 2 रॉकेट लॉन्चर निकले। पर यार इसमें एक अजीब सेटिंग थी। ये लॉन्चर तभी फायर करते हैं जब कोई जोर से क्वीन का नाम ले। इसे कहते हैं ब्रैकियो लॉन्चर। जैसे ही उसने बोला, एक रॉकेट फायर हुआ और खुद क्वीन का ही भेजा हिला दिया। अरे बेवकूफ, मैंने कहा ब्रैकियो लॉन्चर। धड़ाम, क्वीन फिर से उड़ गया। भाई साहब, इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इडियट। खैर जो भी हो, क्वीन को लगा कि उसने सांजी को तो निपटा दिया है। याद है मैंने कहा था सांजी का हाल कुछ अजीब है। बिल्कुल, वो बहुत अजीब था। यहाँ तक कि चॉपर को भी लगा कि सांजी की हड्डियां यकीनन टूट चुकी होंगी और अंदरूनी चोटें भी आई होंगी। पर हैरानी की बात ये थी कि सांजी खड़ा हो गया, बिल्कुल किसी ज़ॉम्बी की तरह। सांजी ने दर्द बर्दाश्त करते हुए अपनी टूटी हड्डियों को सीधा किया और शरीर को वापस शेप में लाया। ये फीलिंग बहुत अलग थी, बिल्कुल वैसी जैसी उसके भाई बहनों की थी। क्या उसके जीन्स भी जाग गए हैं? वो इसी सोच में था कि क्वीन ने अपनी तलवार घुमा दी। किसी ने नहीं सोचा था कि सांजी इस मोड़ पर आकर अपनी ताकत जगा लेगा, लेकिन वो अंदर से बहुत परेशान था, क्योंकि वो वैसा राक्षस नहीं बनना चाहता था। अब चलते हैं एक छोटी लड़ाई की तरफ, जहां किलर और वो शातिर जादूगर हॉकिंस भिड़े हुए हैं। हॉकिंस पूरा खिलाड़ी आदमी है। उसने किड का स्ट्रॉ डॉल अपने पास रखा था। उधर बेचारे किड की हालत खराब थी। वो बिग मॉम से लड़ रहा था, पर अपने आप चोट खाए जा रहा था। किलर के लिए ये बहुत बुरी स्थिति थी। ऐसा नहीं था कि वो हॉकिंस को मार नहीं सकता था, पर अगर वो उसका सिर काटता तो किड का सिर भी धड़ से अलग हो जाता। किलर को हाथ ना उठाते देख हॉकिंस ने फायदा उठाया। उधर किड बिग मॉम को पीट ही रहा था कि अचानक उसका सिर फटने लगा और वो बिना बात के बिग मॉम के सामने घुटनों पर आ गया। बिग मॉम खुश हो गई। अरे वाह, ये तो खुद गर्दन आगे कर रहा है। असल में यहाँ हॉकिंस अपना सिर खंबे पर दे मार रहा था। तभी किलर ने कहा, तू कभी नहीं समझेगा। किड वो है जो योंको को पछाड़ कर पायरेट किंग बनेगा। हमारा सफर यहाँ खत्म नहीं होने वाला। ये बात हॉकिंस को गुस्सा दिला दिया और उसने किलर पर अंधाधुन हमले करने शुरू कर दिए। सबको पता ही है कि उस टाइम पर हॉकिंस, किड और अपू ने मिलकर एक अलायंस बनाया था, लेकिन अपू तो पहले से ही काइडो का आदमी था। जहाँ एक तरफ किड ने बगावत करने का फैसला किया, वहीं हॉकिंस डर के मारे दुश्मन का पालतू कुत्ता बन गया। अब किलर अपने पैरों पर खड़ा हो गया और उसने पूछा, क्या होगा अगर तुझे कोई ऐसा डैमेज पड़े जिसे तू ट्रांसफर ही ना कर सके? अगले ही पल उसने बहुत तेजी से मूव किया। हॉकिंस ने भी काउंटर अटैक की तैयारी की, लेकिन रिजल्ट ये हुआ कि उसका बायां हाथ कटकर जमीन पर गिर गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि किड का तो बायां हाथ है ही नहीं। अब उस कटे हुए हाथ के अंदर से उसने अपने कैप्टन की स्ट्रॉ डॉल बाहर निकाल ली। तो अब इस डॉल के बिना तेरे पास और कितनी जिंदगियां बची हैं? जवाब था, एक भी नहीं। हॉकिंस को अपना कार्ड यूज करके डेथ गॉड स्ट्रॉ मैन को रिलीज कर दिया, लेकिन अब बिना किसी रुकावट के किलर एकदम किसी किलिंग मशीन या मॉन्स्टर की तरह लग रहा था। उसने एक झटके में उस स्ट्रॉ गॉड का सिर धड़ से अलग कर दिया। हॉकिंस ने बचने के लिए एक और कार्ड ड्रॉ किया, लेकिन किस्मत खराब, इस बार द टावर कार्ड निकल आया। अब कार्ड बदलने का कोई चांस ही नहीं था। बस इसी 1 सेकंड के डिस्ट्रैक्शन में उसकी गर्दन पर ब्लेड चल गया। वैसे उस द टावर कार्ड का मतलब होता है
पुरानी चीजों का बर्बाद होना, और इसका हिडन मीनिंग है एक नया रास्ता खुलना। अब सीन शिफ्ट होता है परफॉर्मेंस फ्लोर पर। यहाँ सांजी की इस लोहे जैसी बॉडी को देखकर हर कोई एकदम शॉक में है, और सबसे बड़ी बात, ये बिना आर्मामेंट हाकी यूज किए हो रहा है। क्वीन ने बताया कि उसने कभी जज को ये कहते हुए सुना था कि वो इंसानों को एक्सोस्केलेटन, क्रेजी हीलिंग पावर, सुपर स्ट्रेंथ और बिना किसी इमोशन वाला एकदम ठंडा दिल देना चाहता है। यही रीजन है कि इसके बाकी भाई इतने बेरहम और रूखे हैं। ये सुनकर वो एकदम डर गया है कि कहीं वो भी वैसा ना बन जाए। वो खुद मरना पसंद करेगा, लेकिन ऐसा मॉन्स्टर कभी नहीं बनेगा। सामने से अटैक हो रहे हैं, लेकिन वो इस टाइम मेंटली बहुत कंफ्यूज्ड है। वो बस भागते भागते यही सोच रहा है कि क्या ये सब उस जर्मा रेड सूट को यूज करने का साइड इफेक्ट तो नहीं है। हाँ, एक और छोटा सा बैटलफील्ड भी है। कासल के अंदर एक जगह पर ड्रेक का आमना सामना अपू से हो गया है। यहाँ उसके साथ बहुत सारे नंबर्स हैं जो फुल नशे में धुत हैं। अपू सही गेस कर लिया है कि सामने वाला मरीन स्पाई है। हालांकि अपू को लगता है कि ये स्पाई इस लायक नहीं है, लेकिन दोनों मिलकर फायदा जरूर उठा सकते हैं। तो उसने प्रपोजल दिया कि जब तक लूफी का अलायंस और बीस्ट पायरेट्स आपस में लड़ कटकर एक दूसरे को खत्म नहीं कर देते, तब तक वेट करते हैं। जब दोनों पार्टीज की हालत खराब हो जाएगी, तब हम दोनों साथ मिलकर सब कुछ अपने कब्जे में ले लेंगे। उधर कासल के सेकंड फ्लोर की सीढ़ियों के पास नामी और उसोप को गलती से किनेमॉन की बॉडी का निचला हिस्सा मिल गया है। अब ये मत पूछना कि बीच से कटने के बाद भी वो जिंदा कैसे है। सिंपल सी बात है, ये लॉ की डेविल फ्रूट पावर का कमाल है जो अभी तक काम कर रहा है। तो बस स्नाइपर बॉय ने उस कटे हुए हिस्से को अपने साथ लिया और वो सब बाकी अकाजाया 9 मेंबर्स को रेस्क्यू करने निकल पड़े। दूसरी तरफ जहां उसकी मेन बॉडी है वो अभी भी जिंदा है, लेकिन मुसीबत ये है कि कांजुरो भी अभी तक नहीं मरा है। और मेन ट्विस्ट तब आता है जब ओरोची का कॉल आ जाता है। उस कॉल के बाद इस धोखेबाज ने अपनी आखिरी सांस तक जोर लगाया और एक बहुत बड़ा आग का घोस्ट मॉन्स्टर बना दिया, और फिर फाइनली इसकी जान निकल गई। ये आग बहुत अजीब है, इस पर कोई भी नॉर्मल फिजिकल अटैक काम ही नहीं कर रहा है। और सबसे डेंजरस बात ये है कि उसके मरने के बाद भी उस फायर डीमन के अंदर अपने क्रिएटर की ही विल और नफरत बाकी है। अब चलते हैं बिग मॉम वाले मेन बैटलफील्ड की तरफ। लड़ते लड़ते किड ने अचानक लॉ से पूछा कि क्या उसकी पावर अवेकन हो चुकी है। सर्जन ऑफ डेथ ने मजाक में कहा, ऑब्वियसली हो चुकी है, बस दिक्कत ये है कि इसमें स्टैमिना बहुत ज्यादा खर्च होता है। इसके बाद किड ने लॉ से कहा कि वो उसे कवर दे, क्योंकि अब वो अपना अल्टीमेट अटैक यूज करने वाला है। चलिए अब जरा ओरोची की तरफ नजर डालते हैं। ये बेवकूफ आराम से अपनी नाक में उंगली डालते हुए पागलों की तरह हंस रहा है। इसका मेन टारगेट है कासल के सबसे नीचे बना हुआ आर्मरी, और कमाल की बात यह है कि उस फायर मॉन्स्टर का टारगेट भी एकदम सेम है। ये गद्दार शोगुन एक ही झटके में पूरे आइलैंड को उड़ाने का प्लान बना रहा है, इसलिए वो अब यहाँ से भागने के लिए अपने साथी फुकुरो कुजू को बुला रहा है। वापस बिग मॉम की तरफ आते हैं। उसने एक बार फिर से सामने वाले के बनाए हुए मेटल मॉन्स्टर को चकनाचूर कर दिया है, लेकिन इसी बीच हालांकि हाई एल्टीट्यूड लॉ को नजरअंदाज कर दिया गया। उसने हल्के से हाथ उठाया और तुरंत एक एनर्जी बॉल प्रकट हो गया। ये उसकी अवेकन एबिलिटी है। उसने इस एनर्जी को अपनी तलवार के ऊपर कोट कर लिया। अगले ही पल उसकी तलवार स्ट्रेच होकर एकदम लंबी हो गई और उसने सीधे उस बिग मॉम की बॉडी के आर पार छेद कर दिया। अब सिर्फ आर पार करने से तो उसे कोई डैमेज होने से रहा, लेकिन इस अवेकन पावर की खासियत ये है कि ये दुश्मन के शरीर के अंदर शॉक वेव्स जनरेट कर सकती है। शॉक विल रिलीज। ये अटैक एकदम सटीक बैठा और इससे बिग मॉम काफी भारी डैमेज पड़ा, लेकिन इसके साथ ही वो बुरी तरह ट्रिगर भी हो गई। अभी वो काउंटर अटैक कर ही पाती, किड ने भी अपनी अवेकन पावर रिलीज कर दी। उसने अपनी मैग्नेटिक पावर सीधे उसके शरीर पर ही लगा दी। अब इस पावर के इफेक्ट से वो खुद एक मैग्नेट बन चुकी थी। देखते ही देखते अनगिनत लोहे के हथियार, टुकड़े और यहाँ तक कि भारी भरकम स्टील की बीम्स भी उड़कर सीधे उससे जाकर चिपकने लगी। कुछ ही सेकंड्स में उसके शरीर पर कम से कम 3 मंजिल के बराबर भारी स्टील इकट्ठा हो गया था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये स्किल कितनी देर टिकेगी, और वही हुआ। वो बहुत जल्दी इस स्टील के पहाड़ से बाहर निकल आई, बल्कि उसने सारे स्टील को एक ही झटके में हवा में उड़ा दिया। अब उसका गुस्सा एकदम पीक पर पहुंच चुका है। उसने अपना खूंखार डायलॉग मारा, लाइफ और रेड बीन सूप। अब ये तो बहुत इजी चॉइस थी, लेकिन लफड़ा ये है कि सारा सूप तो पहले ही जमीन पर गिर चुका था। उसकी ये स्किल बहुत ही ओवर पावर्ड है। अगर आपके अंदर जरा सा भी डर है तो आपकी लाइफ स्पैन सीधे खींच ली जाएगी। उसने एक ही झटके में वहाँ मौजूद लोगों की सोल्स पकड़ ली और उन्हें हवा में उछाल दिया। अनगिनत सोल्स चारों तरफ फैल गईं। इससे सिर्फ प्रोमीथियस और बाकी 2 साथी ही रिकवर नहीं हुए, बल्कि वो सारे स्टील के टुकड़े भी जिंदा होकर होमीज बन गए। लास्ट में उसने अपनी खुद की 1 साल की लाइफ स्पैन खा ली। ऐसा करते ही
उसे एक भयंकर पावर बूस्ट मिला। सिर्फ उसका साइज ही बड़ा नहीं हुआ, बल्कि उसके आसपास की हाकी भी एकदम खतरनाक लेवल पर पहुंच गई। ये तो सच में अपनी ही जान की बाजी लगाकर खेलने वाला ओपी प्लेयर है। अब एक नजर ड्रेक की तरफ भी डाल लेते हैं। उसने अपू का प्रपोजल साफ रिजेक्ट कर दिया है। उसने तय कर लिया है कि वो लूफी के साथ किया हुआ अपना प्रॉमिस निभाएगा और इस गद्दार को खत्म करेगा। उन दोनों के बीच फिर से भयंकर क्लैश शुरू हो गया है। इस बीच ड्रेक ने सामने वाले की पावर की वीकनेस एनालाइज कर ली है। ये वीकनेस बहुत सिंपल है। उसका अटैक तभी काम करता है जब आप उसे सुन सको, और वो निशाना तब लगाता है जब आप उसकी नजर के सामने हो। ठीक इसी टाइम पर यमातो की वहाँ एकदम से एंट्री होती है। उसे देखते ही अपू उसके साथ टीम अप करने की सोचने लगता है, लेकिन उसके पास इन फालतू चीजों के लिए टाइम कहाँ है। तो बस वो गद्दार और उसके साथ वो नंबर्स भी उसके पीछे भागने लगते हैं। और अब आते हैं इधर। पिछले 2-3 एपिसोड से सांजी इन्हीं सब बातों में उलझा हुआ है। अभी तक उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी वो एक छोटी सी खूबसूरत लड़की से टकराता है। वो लड़की असल में फ्लावर कैपिटल से लाई गई एक डांसर है। उसने मदद के लिए रिक्वेस्ट की, लेकिन अपने कुक का तो अभी सीपीयू ही बर्न आउट हो रखा है यार। उसके पास उस लड़की पर ध्यान देने का बिल्कुल टाइम नहीं है। इसी बीच उसके दिमाग में अचानक जज का चेहरा फ्लैश होता है। फ्रस्ट्रेशन में आकर वो बस अपना हाथ झटक देता है। जब वो होश में आता है तो देखता है कि वो लड़की जख्मी हालत में पड़ी है। यहाँ एक छोटी सी डिटेल और है। सांजी आईब्रोज का डिजाइन भी यहाँ चेंज हो गया है। वो पास जाकर उस लड़की की हालत देखना चाहता है, लेकिन उस लड़की की डरी हुई नजरों ने उसे वहीं रोक दिया। एक औरत पर हाथ उठाना, उसने एक औरत पर हाथ उठाया है। उसने वो काम कर दिया जो वो अपनी पूरी लाइफ में कभी भी किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहता था। क्या वो सच में उसी तरह का मॉन्स्टर बन गया है जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता है? वहाँ से बाहर निकाले जाने के बाद उसका सामना क्वीन से होता है। इम्पॉसिबल, मैं किसी लड़की पर हाथ कैसे उठा सकता हूँ? उसने सामने वाले साइबोर्ग के चिल्लाने पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो इस टाइम भयंकर कंफ्यूजन में है। एक तरफ वो पुराना इंसान है जो किसी खूबसूरत लड़की को देखकर पिघल जाता था, और दूसरी तरफ एक ऐसा कोल्ड ब्लडेड साइंटिफिक वॉरियर है जो सामने खड़े इस भारी भरकम मॉन्स्टर को आसानी से हरा सकता है। इन दोनों में से कौन सा वर्जन में लूफी की ज्यादा मदद कर पाएगा? नहीं। इसी मोमेंट पर उसके दिमाग में लूफी की स्माइल फ्लैश होती है। फाइनली उसने अपना डिसीजन ले लिया है। उसने अपना रेड सूट ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइस बाहर निकाला। उसके शरीर के अंदर के जो एलीट जीन्स हैं वो इसी चीज की वजह से अवेकन हुए हैं। अब जो हो गया सो हो गया, उसका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसे अब और कोई अवेकनमेंट नहीं चाहिए। ये बोलते ही उसने उस डिवाइस को जमीन पर रखा और एक जोरदार किक मारकर उसे चकनाचूर कर दिया। वो कभी जर्मा का हिस्सा नहीं बनेगा। वो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का कुक है, ब्लैक लेग। गुड बाय जर्मा, हमेशा के लिए गुड बाय। जो तबाही मचनी थी मच गई। इसके बाद उसने सीधे जोरो को कॉल मिलाया। उसने एकदम शांत आवाज में कहा, इसके बाद हम बीस्ट पायरेट्स को हरा देंगे, लेकिन अगर इस फाइनल बैटल के बाद मैं नॉर्मल नहीं रहा तो तू मुझे जान से मार देना। सोर्ड्समैन ने जवाब दिया, समझ गया, मैं तुझे बहुत अच्छे से मौत के घाट उतार दूंगा, लेकिन तब तक तुझे इस बैटल के खत्म होने तक जिंदा रहना पड़ेगा। फोन कटते ही वो कुक वहाँ से एकदम गायब हो गया। ये कोई टेक्नोलॉजी का यूज नहीं था, बल्कि वो हवा में इतनी तेज स्पीड से मूव कर रहा था कि नॉर्मल आंखों से उसे देखना इम्पॉसिबल था। लास्ट में उसके पैर से आग निकली और उसने सीधे उस साइबोर्ग के मुंह पर एक भयंकर किक जड़ दी। कासल के अंदर की बैटल अभी भी चालू है। ओवरऑल देखा जाए तो सब कुछ एकदम मेस बना हुआ है। हर जगह बस मार धार मची है, लेकिन यमातो की साइड पर एक साथ 3 चीजें हो रही हैं। पहला, रॉबिन और ब्रुक ऊपर से नीचे गिर पड़े हैं, और वो भी सीधे 1 नंबर के सिर के ऊपर। दूसरा, वो आग का मॉन्स्टर भी जलते हुए उसी तरफ आ रहा है। तीसरा, CP0 के एजेंट्स ने उस आर्कियोलॉजिस्ट को स्पॉट कर लिया है। उनमें से एक ने उसे पकड़ने के लिए डाइव मारी, लेकिन रिजल्ट ये हुआ कि वो खुद उस आग वाले मॉन्स्टर के लपेटे में आ गया। दूसरी तरफ ओरोची को मानो कुछ महसूस हो गया है। वो जोर जोर से उस फायर मॉन्स्टर का नाम पुकार रहा है। बहुत जल्द ये सब के सब नर्क की आग में जलेंगे। कुरोजुमी क्लैन का गुस्सा और नफरत अब एकदम पीक पर पहुंच चुकी है। जाहिर सी बात है, ओरोची के इस 1 मैन शो पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन तभी ओरोची को एक ऐसी आवाज सुनाई दी जिसे सुनने के लिए वो तरस रहा था। वो कोमुरासाकी के शामीसेन की धुन थी। कुछ देर के लिए ओरोची एकदम सुन्न रह गया, फिर पास जाकर देखा तो कहा, सच में ये तो तुम ही हो कोमुरासाकी। खैर, अगर मेन बैटलफील्ड की बात करें तो वहाँ सबका फोकस जाहिर तौर पर जोरो पर था। ये किंग भी बहुत अजीब है। जोरो का पिछला अटैक किंग को लगा तो जरूर था, लेकिन किंग के शरीर से एक बूंद खून भी नहीं निकला। किंग के पीछे जो पंख हैं वो मूव कर सकते हैं, मतलब वो कोई दिखावे की चीज नहीं है। और सबसे क्रेजी बात तो ये है कि किंग की पीठ पर आग जल रही है। ये कोई डेविल फ्रूट की पावर तो नहीं लग रही, क्योंकि
टेरोडैक्टाइल डायनासोर आग से थोड़े ही खेलते हैं। मतलब भाई फिर तो फ्लेम फ्रूट की कोई इज्जत ही नहीं बची। अचानक किंग ने जोरो को पीछे धकेल दिया। ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे इसका राज समझना ही होगा, वरना आज तो हार पक्की है। और तभी जोरो को भी कोमुरासाकी के शामीसेन की धुन सुनाई दी। ठीक उसी पल एन्मा ने जोरो की हाकी खींचनी शुरू कर दी। देखते ही देखते जोरो का हाथ एकदम सूख सा गया। उधर कैसल के अंदर ओरोची अपनी हिम्मत जुटाकर बाहर निकला। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोमुरासाकी अभी भी जिंदा है। खुशी के मारे ओरोची की आंखों में आंसू आ गए। दूसरी तरफ बिल्डिंग के अंदर मौजूद CP0 के एजेंट्स जाहिर तौर पर आग में जलकर नहीं मरे थे। उनका टारगेट एकदम क्लियर था, रॉबिन। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि अपू CP0 की तस्वीरें खींच लेगा। ये तो एकदम ब्रेकिंग न्यूज थी। कायरो के कैसल में सेलेस्टियल ड्रैगन्स के पालतू कुत्ते घूम रहे हैं। अगर अपू ये तस्वीरें मॉर्गन्स को बेच दे तो भाई साहब क्या तगड़ा पैसा छपेगा। पर अगले ही पल किसी ने अपू की गर्दन पर वार कर दिया और खून का फव्वारा फूट पड़ा। इसके बाद CP0 ने ड्रेक पर भी हमला करने का सोचा, लेकिन अचानक से अपू ने धमाका करके CP0 के एजेंट को ही उड़ा दिया। आर्मामेंट हाकी का इस्तेमाल अपू को भी आता है, इसलिए इतनी आसानी से तो वो मरने वाला नहीं था। और फिर अपू और ड्रेक ने मिलकर CP0 पर पलटवार कर दिया। कैसल के बाहर जोरो ने जोर से दहाड़ मारी और आखिरकार एन्मा पर कंट्रोल पा ही लिया। फाइट फिर से शुरू हो गई। किंग अब सीधा जोरो के सामने खड़ा था, जैसे उसे खुला मौका दे रहा हो कि आकर मार मुझे। जोरो ने आगे बढ़कर एक जोरदार वार किया और तलवार सीधा किंग को लगी भी। एक ही वार काफी था, लेकिन एक अजीब सी चीज हुई। वहां अचानक से रोशनी क्यों होने लगी और ये धमाका कैसा था? संजी अपना डिएबल जंबे ऑन करके क्वीन पर पागलों की तरह अटैक कर रहा था, लेकिन डैमेज अभी भी थोड़ा कम ही लग रहा था। क्वीन ने संजी को बताया कि किंग उस लूनारियन रेस का आखिरी सर्वाइवर है, जिन्हें बहुत पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। वो लोग नेचर के किसी भी खतरनाक माहौल में जिंदा रह सकते हैं और बहुत समय पहले उन्हें भगवान कहा जाता था। इस पर संजी ने बिना कोई रहम खाए ताना मारा, ओह अगर ये रेस इतनी ही धांसू थी तो फिर वो खत्म कैसे हो गई? अब आते हैं जोरो की तरफ। उसे कुछ नहीं हुआ था और उसने अपनी पावर चार्ज करनी शुरू कर दी। वन सोर्ड स्टाइल, यही शीशी सोसो मर। पलक झपकते ही जोरो सीधा किंग के पीछे पहुंच गया और हाँ, उस एक पल में किंग को कट भी लग गया था। लेकिन किंग का अभी भी बाल भी बांका नहीं हुआ था, उल्टा उसके पास तो पलटवार करने का पूरा टाइम था। अचानक एन्मा ने फिर से नौटंकी शुरू कर दी। जोरो चकमा नहीं दे पाया और एक छोटी सी लापरवाही की वजह से उसने किंग का एक जोरदार अटैक सीधा मुंह पर खा लिया और उड़ता हुआ पीछे जा गिरा। यहाँ तक कि उसकी सेंडाई कितेत्सु तलवार भी हाथ से छूटने ही वाली थी। तभी किंग उड़ता हुआ आया और एक और जोरदार हिट मारकर जोरो को वापस जमीन पर पटक दिया। जोरो ने ऊपर देखा तो सुकून मिला कि चलो वाडो इचिमोंजी भी सही सलामत है। वैसे तो वो इन तलवारों को रोज यूज करता है, लेकिन हर एक तलवार की अपनी एक कहानी है। तेनगुयामा हितेत्सु ने जोरो को बताया था कि सेंडाई कितेत्सु उसी का काम है और वाडो इचिमोंजी और एन्मा ये दोनों असल में एक ही इंसान के हाथों बनी है। उस इंसान का नाम था शिमोत्सुकी कोजाबुरो। अब सवाल ये है कि वानो की तलवारें ईस्ट ब्लू के बॉर्डर पर कैसे पहुंची? तो भाई कहानी कुछ ऐसी है। याद है जब जोरो पहले तलवारबाजी सिखाते वक्त अनजाने में एक शब्द बोल पड़ा था, सुनाची। ये शब्द असल में उसने अपने गांव के एक बूढ़े आदमी से सीखा था, जिसे हमेशा मछली पकड़ना पसंद था। समुद्र के किनारे 13 साल पहले ईस्ट ब्लू के इशिनडोजो में जोरो के होम टाउन का नाम ही शिमोत्सुकी विलेज है। इस नाम से ही काफी कुछ क्लियर हो जाता है। बचपन से ही जोरो क्वीना के सामने टिक नहीं पाता था। बाद में समुद्र किनारे मिलने वाले उस बूढ़े आदमी को जोरो काफी पसंद आ गया, तो उसने उसे 2 बिना धार वाली ट्रेनिंग तलवारें दे दी। बूढ़े ने यह भी कहा कि हर तलवार का अपना एक अलग मिजाज होता है। जो इंसान तलवार को अपने इशारों पर नचा सके वही असली तलवारबाज है। उस बूढ़े ने आगे कहा कि बहुत से लोग शापित तलवार और न जाने क्या क्या बातें बनाते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उनमें खुद कोई काबिलियत नहीं है, वो एक तलवार को भी संभाल नहीं सकते। उस बूढ़े ने अपनी जवानी के दिनों में अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन तलवार बनाई थी, जिसे बस हाथ में पकड़ने से ही उसका एहसास हो जाता था उसकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन तलवार, जिसे बस हाथ में पकड़ने से ही रोंगटे खड़े कर देने वाली ठंडक का एहसास होता था। उसने उस तलवार का नाम नर्क के राजा पर रखा था। ये बात याद आते ही जोरो एकदम सुन्न होकर अपने सामने मौजूद एन्मा को देखने लगा। क्या इस तलवार का नाम ही नर्क का राजा नहीं है? बाद में जोरो को पता चला कि वो बूढ़ा आदमी असल में
कुइना का दादा था। तो अब उस बूढ़े की असली पहचान भी एकदम क्लियर हो गई थी। वो कोई और नहीं बल्कि मशहूर तलवार बनाने वाला मास्टर शिमोत्सुकी कोजाबुरो था। वही आदमी जो 50 साल पहले गैर कानूनी तरीके से वानो देश छोड़कर चला गया था। अब जरा वाडो इचिमोन्जी को देखो। एक टाइम पर ये कुइना की तलवार हुआ करती थी। कुइना का कहना था कि लड़कियां जब बड़ी होती हैं तो वो आदमियों के मुकाबले कमजोर हो जाती हैं, इसलिए एक लड़की कभी भी दुनिया की नंबर 1 तलवारबाज नहीं बन सकती। कुइना को इस तरह उदास देखकर जोरो ने कहा, अरे दीदी, तुम वो इंसान हो जिसे मुझे पछाड़ना है। अगर तुम ऐसी बातें करोगी तो मैं तो एकदम बेवकूफ लगूंगा ना। इसके बाद उन दोनों ने आपस में एक प्रॉमिस किया कि फ्यूचर में उन दोनों में से कोई एक दुनिया का सबसे महान तलवारबाज जरूर बनेगा। लेकिन कुछ ही समय बाद कुइना की अचानक मौत हो गई। जोरो ने घुटनों के बल बैठकर अपने टीचर से मिन्नतें की कि उसे कुइना की तलवार सौंप दी जाए, और इसी तरह वाडो इचिमोन्जी हमेशा के लिए जोरो के हाथों में आ गई। तभी तो जोरो हमेशा वाडो इचिमोन्जी को अपने मुंह में दबाकर रखता है। वापस प्रेजेंट में आते हैं। जोरो ने अब थोड़ी एनर्जी रिकवर कर ली थी। उसने दोबारा एनमा को मजबूती से पकड़ लिया। क्या ओडेन भी इतनी भयंकर हाकी खींचने के बावजूद आसानी से लड़ लेता था? अगर एनमा इसी तरह उसकी हाकी चूसती रही तो वो बहुत जल्द मारा जाएगा। लेकिन जोरो ने अपनी हाकी को कंट्रोल करने या रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने अपनी कंकरर्स हाकी को जगा लिया। इसका सबसे बड़ा सबूत ये था कि आसपास खड़े काइडो के छोटे मोटे गुंडे अचानक बेहोश होकर गिरने लगे। धराम! और इसी पल जोरो एक राजा बन गया। आखिरकार उसने अपने कैप्टन और अपने दोस्त से एक वादा जो किया था। अब जरा संजी की तरफ देखते हैं। अपना रेड सूट तोड़ने के बाद अगर संजी कहे कि उसे बुरा नहीं लग रहा तो वो पक्का झूठ बोल रहा है। फाइट तो चलो अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या संजी का दिल भी अंदर से जर्मा वालों की तरह पत्थर बन जाएगा? इस सवाल का जवाब ही संजी की जिंदगी और मौत तय करेगा। वहीं दूसरी तरफ उस खूबसूरत लड़की के घावों पर पट्टी बांधी गई थी, पर अचानक कमरे का दरवाजा एक धमाके के साथ टूट गया। वो लड़की अपने पालतू चूहे को ढूंढने के लिए बिना किसी परवाह के भागती हुई बाहर निकल गई। कमरे के बाहर क्वीन ने संजी को इतने जोर का इलेक्ट्रिक शॉक दिया कि उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। ये तो ब्यू वाले निजी की टेक्निक है ना। और ये जो संजी को पकड़कर गोल गोल घुमाने वाला मूव है, ये तो ग्रीन वाले योंजी का स्किल है। इसका मतलब क्वीन ने जर्मा 66 की पूरी टेक्नोलॉजी को कॉपी कर लिया है। लेकिन उसने एक बहुत बड़ी चीज इग्नोर कर दी। संजी के पैरों में आग भड़क उठी और उसने एक ही किक में क्वीन का हाथ तोड़ दिया। एकदम सही। लेकिन क्वीन ने एक बहुत बड़ी बात इग्नोर कर दी थी। संजी के पैरों में आग भड़की और उसने एक ही किक से क्वीन का हाथ तोड़ दिया। बिल्कुल सही। संजी जर्मा की टेक्नोलॉजी के भरोसे आग नहीं लगाता। वो हमेशा से अपनी खुद की ताकत पर भरोसा करता आया है। माना कि गलती से उसकी सोई हुई पावर जाग गई है, लेकिन वो तो बस सोने पे सुहागा वाली बात है। संजी एक जीता जागता इंसान है जिसके अंदर जज्बात है, ना कि कोई पत्थर दिल और बेरहम हथियार। अचानक क्वीन का शरीर गायब हो गया। बाप रे, क्या इसने इनविजिबिलिटी वाला स्किल भी कॉपी कर लिया है? संजी ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी हाई स्पीड मूवमेंट ऑन कर दी और अब दोनों के दोनों ही गायब हो गए। क्वीन एकदम चिल था क्योंकि इस स्पीड में संजी की एनर्जी ज्यादा खर्च हो रही थी। उसे तो बस आराम से बैठकर तमाशा देखना था और सही मौके का फायदा उठाना था। तभी अचानक एक चूहा भागता हुआ क्वीन के सामने आ गया और वो खूबसूरत लड़की भी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गई। ये देखते ही क्वीन का चेहरा गुस्से से अजीब सा हो गया, क्योंकि उस लड़की ने पहले उसे रिजेक्ट कर दिया था और इसी वजह से उसने पहले गायब होकर उस लड़की को पीटा था। लो भाई, अब मिस्ट्री सॉल्व हो गई। संजी ने किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया था और ना ही वो पत्थर दिल बना था। असल में वो हमला क्वीन ने किया था और इसी बात पर अब पक्की वाली दुश्मनी ठन गई थी। हवा में तेजी से घूमते हुए संजी ने अपने एक्सोस्केलेटन और आर्मामेंट हाकी को एक साथ मिला दिया और एक बिल्कुल नया अटैक तैयार किया। इफ्रिट जम्बे। उसके पैरों में एकदम चमचमाती हुई नीली आग जलने लगी। मर जा घटिया ड्रैगन। क्वीन पर एक जोरदार अटैक करने के बाद संजी ने उस चूहे को उठा लिया और फिर शुरू हुई लाइटनिंग 5 विप वाली बरसात। 1 किक, 3 किक, 2 किक, 4 किक, 5 किक। लेकिन डैमेज अभी भी थोड़ा कम था। आखिरकार मास्टर माँ के वो मीम वाले स्किल सीखना हर किसी के बस की बात थोड़े ही है। हालांकि क्वीन को शायद एहसास हो गया था कि वो अब थोड़ा हल्का पड़ रहा है, इसीलिए उसने माइंड गेम्स खेलना शुरू कर दिया। विंस्मोक संजी, मैं अभी से देख सकता हूँ कि इवोल्यूशन के बाद तेरा क्या हाल होगा। आखिरकार तू जर्मा का एक साइबॉर्ग ही तो है। लेकिन संजी का इरादा अब फौलाद की तरह मजबूत था। वो अपने ही हाथों और पैरों के दम पर अपना रास्ता खुद बनाएगा। वो जो है
वही रहेगा। शरीर में होने वाले किसी भी बदलाव से उसकी असलियत नहीं बदलेगी। इस पल जैसे ये बात पत्थर की लकीर बन गई हो कि वो हमेशा स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का ब्लैक लेग सांजी ही रहेगा। फाइट खत्म हो चुकी है। सांजी ने वो चूहा वापस उस लड़की को दे दिया। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ एक चूहे से ही शुरू हुआ था और अब चूहे पर ही खत्म होना चाहिए। इसके बाद वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। इसी के साथ स्कल डोम के लेफ्ट ब्रेन टावर वाले प्लेजर डिस्ट्रिक्ट की इस बैटल का विनर है सांजी। अब बीस्ट पायरेट्स के 2 टॉप कमांडर्स हार चुके हैं। बचा है तो सिर्फ किंग द वाइल्डफायर। इस तरफ जोरो ने अपने एडवांस कॉन्करर्स हाकी की कोटिंग यूज कर ली है। कुछ जोरदार वॉर करने के बाद उसने सक्सेसफुली अपने ओपोनेंट को हिट कर दिया। लेकिन भाई उस पर तो एक खरोच तक नहीं आई। इम्पॉसिबल, वो इनविंसिबल तो नहीं हो सकता। इसका मतलब सीधा सा है, ये पक्का उसकी किसी स्पेशल रेस का मैकेनिज्म है। दोनों के बीच फिर से एकदम फास्ट क्लैश होता है। फाइनली जोरो के एक तगड़े अटैक ने उसका मास्क तोड़ दिया और इस वजह से वो पहली बार जख्मी भी हुआ। तो मतलब बात ये है, जब उसके बैक की आग गायब होती है तो उसकी स्पीड और मूवमेंट काफी तेज हो जाती है, लेकिन उसका डिफेंस एकदम 0 हो जाता है। आसपास बेहोश पड़े कुछ गुंडे इस झटके से होश में आ गए और उनकी तो आंखें ही फटी रह गईं। ओह माय गॉड, काले पंख, सफेद बाल और ब्राउन स्किन, क्या वो रूमर सच में सही था? वर्ल्ड गवर्नमेंट को बस इसके बारे में इन्फॉर्म कर दो और लूनारियन रेस की इन्फो के लिए सीधे 100 मिलियन बेरीज का इनाम मिलेगा। ये सुनकर किंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया और पागलों की तरह जोरो पर अटैक करने लगा। लड़ते लड़ते दोनों का बैटलफील्ड एक बार फिर से कैसल के बाहर आ गया है। इसी बीच एन्मा ने फिर से अपने मास्टर की हाकी तेजी से सोखना शुरू कर दिया। टाइम बहुत कम है, जल्दी ही कुछ करना होगा। किंग ऑफ हेल 3 सोर्ड स्टाइल। सामने से एक जोरदार अटैक रिलीज होता है और अनगिनत सोर्ड स्लैशेस जमीन को चीर कर रख देते हैं। ये सॉलिड चट्टानें किसी मक्खन की तरह कट रही थीं। वो चुपचाप अपने ओपोनेंट को देख रहा था। अपने क्रू के लिए किंग बनना चाहता है। क्रू और पार्टनर तो सबके पास होते हैं। सालों पहले किंग वर्ल्ड गवर्नमेंट का सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट था। उसे काफी टाइम तक एक इंसिनरेटर में जलाया गया था। तब काइडो ने आकर उसकी जान बचाई थी और उसी ने उसे जिंदगी जीने का एक मकसद दिया और उसे उसका ये नया नाम भी दिया। इस दुनिया को बस एक ही किंग की जरूरत है और वो इंसान कोई और नहीं, लॉर्ड काइडो हैं। ये ले, फायर ड्रैगन एम्परर। एकदम से जबरदस्त आग निकलती है और वो पूरी की पूरी एक विशाल ड्रैगन का शेप ले लेती है। जोरो ने इस अटैक को डॉज किया, लेकिन वो बस बाल बाल बचा। वो साफ फील कर सकता था कि उस आग का टेम्परेचर मैग्मा से भी ज्यादा हॉट था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपनी तीनों तलवारों का यूज करके बहुत मुश्किल से उस अटैक को ब्लॉक किया। एंड में दोनों एक दूसरे की हाकी के तगड़े इम्पैक्ट से पीछे खिसक गए। अगले ही पल स्वॉर्ड्समैन के आसपास बहुत सारी आग की लपटें आ गईं। ओपोनेंट की स्पीड अब और भी ज्यादा फास्ट हो चुकी थी, लेकिन यही तो जोरो का चांस था। उसने एकदम सही टाइमिंग देखी और अपनी तलवार से सीधा अटैक कर दिया। सामने वाला पीछे की तरफ छिटक गया और इसी अटैक के प्रेशर से उसके बैक पर वो आग वापस आ गई। बहुत टाइम निकल चुका है, अब इस फाइट को और नहीं खींचा जा सकता। और सामने वाले के दिमाग में भी एकदम यही चल रहा था। वो हवा में उड़ गया और उसके चारों तरफ आग की 2 रिंग्स एकदम फुल स्पीड में घूमने लगी। अब अगर बायोलॉजिकल एंगल से देखें तो जोरो के लिए किंग को हराना एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है। लेकिन यार यही तो वो बात है जो जोरो को सबसे ज्यादा बेकार लगती है। हवा में उड़ते हुए किंग ने एक बार फिर अपना फायर ड्रैगन एम्परर अटैक यूज किया। इस बार वाले अटैक का इम्पैक्ट पहले वाले से एकदम अलग था, शायद हाकी के इन्फ्लुएंस की वजह से। लिटरली ऐसा लग रहा था जैसे जमीन और आसमान का रंग ही बदल गया हो। एक खौफनाक आग का पिलर हवा में फटा और अनगिनत फायर ड्रैगन्स में बदल गया। जोरो इन फायर ड्रैगन्स के बीच से एकदम तेजी से निकल रहा था। जोरो गिरते हुए पत्थरों पर पैर रखकर उस तरफ तेजी से बढ़ रहा था जहां किंग था और साथ ही अपना अल्टीमेट अटैक रेडी कर रहा था। किंग ऑफ हेल 3 सोर्ड स्टाइल 103 मर्सीज ड्रैगन डैमनेशन। नीचे गिरने से ठीक एक पल पहले किंग को काइडो की कही हुई वो बात याद आ गई। काइडो को लगता था कि किंग ही जॉय बॉय है, पर किंग मानता था कि जॉय बॉय सिर्फ एक लेजेंड है। किंग तो बस शांति से काइडो को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनने में सपोर्ट करना चाहता था। और जहाँ तक जोरो की बात है, जोरो ने भी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा। उस दिन के बाद से जोरो कभी किसी से नहीं हारा। अगर बात किंग ऑफ हेल बनने की है तो मैं वो भी बनकर दिखा दूंगा। जोरो ने हवा में एक जोरदार अटैक किया और उसके एयर प्रेशर के रिकॉइल से उड़कर
वापस रास्ते पर आ गया। इसी के साथ राइट ब्रेन टावर के बाहर वाले इस स्कल डोम बैटल का विनर है जोरो। ऑफ कोर्स इस फाइट में जोरो की इतनी ज्यादा एनर्जी ड्रेन हो गई थी कि एक बार नीचे गिरने के बाद जोरो में उठने की हिम्मत ही नहीं बची। सीपी को तुरंत यह खबर मिल गई कि काइडो की टॉप टियर फोर्स पूरी तरह से वाइप आउट हो चुकी है। हालांकि सिचुएशन थोड़ी सीरियस थी, लेकिन फिर भी दो मॉन्स्टर्स अभी भी डटे हुए थे और भाई वो दोनों इस पूरे समंदर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट योनको में से दो हैं। लेकिन हाँ, इस वॉर के रिजल्ट को डिसाइड करने वाले कुछ और भी मेजर फैक्टर्स हैं। पहला है वो फ्लेम क्लाउड्स जिन्होंने पूरे ओनिगाशिमा को होल्ड कर रखा है और इसका जिम्मा मेनली मोमोनोसुके के कंधों पर है। दूसरा, ओरोची के ऑर्डर पर कांजूरो ने आग वाले उस हेट मॉन्स्टर को रिलीज कर दिया था जो धीरे धीरे अंडरग्राउंड आर्मरी की तरफ बढ़ रहा है और उसे रोकने की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यामाटो के पास है। अब उस आर्मरी के दरवाजे पर खड़े गार्ड की ज्यादा बात करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि यामाटो ने 8 नंबर्स वाले मॉन्स्टर से ही उस गार्ड का काम तमाम करवा दिया। ओ हाँ, इसके अलावा अकाजाया 9 भी हैं। लकीली उसोप को किनामॉन मिल गया। हालांकि कुछ दुश्मनों ने उन पर अटैक कर दिया था, लेकिन सही टाइम पर ईजो वहां बैकअप के लिए पहुंच गया। और हाँ, कीकू अभी भी जिंदा है। सच में इनकी जान बहुत ही हार्डकोर है भाई। और रही बात ईजो के जेंडर की, तो ईजो 100% एक असली मर्द है और शर्ट उतारकर ये बात एकदम प्रूव भी हो चुकी है। तो बस ईजो ने कवर फायर दिया ताकि उसोप सबको लेकर वहां से निकल सके। कैसल के सेकंड बेसमेंट फ्लोर पर सीपी शू की पावर एकदम नेक्स्ट लेवल की है। ड्रेक को पीट कर अनकॉन्शियस कर दिया गया है और अपू तो दुम दबाकर भाग निकला। डोम के टॉप पर फाइट अभी भी चालू है। किसने सोचा था कि काइडो इस क्रूशल टाइम पर शराब पीने लगेगा। एक घूंट अंदर जाते ही काइडो की हाकी एकदम से ब्लास्ट हो गई। ये ले स्ट्रॉ हैट बॉय, शिट, ये तो एकदम नशे में धुत हो गया है। लूफी ने आगे बढ़कर सीधा एक पंच जड़ दिया, लेकिन काइडो ने बड़े ही आराम से उस पंच को डॉज कर लिया और सीधा अपने हाइब्रिड फॉर्म में आ गया। ड्रंकन थंडर बागुआ राग्नाराकू, सीधा हाइब्रिड फॉर्म मैन बीस्ट ऑन कर दिया। ड्रंकन थंडर बागुआ राग्नाराकू, और धराम से काइडो ने अपना क्लब सीधा लूफी के सिर पे दे मारा। लूफी का लुक देखो, एक ही हिट में लूफी की हालत एकदम टाइट हो गई है। नशे में धुत काइडो एकदम नेक्स्ट लेवल पे है, लेकिन लूफी ने हार नहीं मानी। वापस जंप करके लूफी फिर से काइडो के सामने सीना तान के खड़ा हो गया। दोनों की पावर एकदम बराबर की लग रही है। शराब पीने के बाद गुस्सा तो आता ही है, इसलिए काइडो ने सीधा मुंह से भयंकर आग उगल दी। लूफी ने इस अटैक को डॉज कर लिया और फिर अपने जोरदार अटैक से काइडो को पीटना शुरू कर दिया। फाइट एक बार फिर से बराबरी पे आ गई है। इसी बीच रेड लाइन के ऊपर होली लैंड मैरिजुआ में गोरोसेई की मीटिंग चल रही है। इस साल की रेवरी जैसे शापित ही थी। 7 वॉरलॉर्ड्स का सिस्टम पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अलाबास्ता में भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हो गए हैं और तो और रेवोल्यूशनरी आर्मी मैरिजुआ में घुसपैठ कर चुकी है। और इन सब में सबसे अर्जेंट मैटर है वानो कंट्री की जंग। अभी के अभी निको रॉबिन को कैप्चर करना सबसे जरूरी है और सबसे क्रिटिकल चीज है वो डेविल फ्रूट। हालांकि वो डेविल फ्रूट सिर्फ एक लेजेंड है और पिछले कई 100 सालों में वो डेविल फ्रूट कभी अवेकन नहीं हुआ है। फिर भी वर्ल्ड गवर्नमेंट ने दुनिया से उस फ्रूट का असली नाम छुपा दिया है। कैसल के फर्स्ट फ्लोर वाले कोर्टयार्ड में वापस चलें तो ईजो ने दुश्मनों को तो निपटा दिया है, लेकिन ईजो खुद बहुत बुरी तरह इंजर्ड है। ईजो चाहता तो कहीं छुपकर अपनी इंजरीज हील कर सकता था और स्टैमिना रिकवर कर सकता था, पर ईजो के सामने अचानक सीपी शून्य आ गए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सीपी शून्य का ईजो से लड़ने का कोई मूड नहीं है। अब जरा लाइफ फ्लोर की तरफ फोकस करते हैं। अपनी खुद की लाइफ स्पैन कंज्यूम करने के बाद बिग मॉम की कॉम्बैट पावर फिर से आसमान छूने लगी है। सिर्फ एक लाइटनिंग अटैक से बिग मॉम ने लॉ को जमीन पे गिरा दिया। और तो और बिग मॉम खौफनाक बिजलियां ऐसे गिरा रही है जैसे फ्री में मिल रही हो। लेकिन हाँ, साफ दिख रहा है कि बिग मॉम की सांसें अब फूलने लगी हैं। बिग मॉम को अचानक याद आया कि काइडो की तरफ से अभी तक जीत की कोई खबर क्यों नहीं आई। तो बिग मॉम ने सोचा कि ऊपर छत पे जाके चेक कर लेना चाहिए। बिग मॉम को ऐसे मुड़ के जाते देख लॉ ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। लॉ ने एक बार फिर अपनी अवेकनिंग पावर यूज की और अपनी तलवार सीधे बिग मॉम के चेहरे के आर पार कर दी। लॉ का ये अटैक एकदम अचूक था। अगले ही पल एक जबरदस्त शॉक वेव रिलीज हुई। इस बार बिग मॉम के सीधे दिमाग में धमाका हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, किड ने अपना हाथ घुमाया और आसपास के सारे होमीज को अपनी तरफ खींच लिया। कुछ ही सेकंड्स में एक विशालकाय मेटल का बैल बनके तैयार हो गया और धड़ाम से वो बैल सीधा बिग मॉम से जा टकराया। इस भारी इम्पैक्ट के बाद बिग मॉम सीधे दीवार में जा धंसी। अब बिग मॉम का छत पे जाना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इन दोनों का कॉम्बो अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। बिग मॉम जैसी लोहे की बॉडी वाली मॉन्स्टर की भी
हड्डियां टूट गईं। बिग मॉम ने एक बार फिर अपनी लाइफ स्पैन यूज की और अपनी टूटी हुई हड्डियों में सोल डाल दी। देखते ही देखते बिग मॉम का टूटा हुआ हाथ एकदम परफेक्टली हील हो गया। लॉ ने धीरे से कहा कि अगर लॉ ने एक और बड़ा अटैक यूज किया तो लॉ की सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। इत्तेफाक से किड की भी एकदम यही हालत थी। तभी बिग मॉम ने नेपोलियन को उठाया और एक बार फिर प्रोमीथियस और हेरा को कंबाइन कर दिया। मेजर सेबर, ये लो। एक ही शॉर्ट स्लैश में डेमोनिक बुल सीधा 2 टुकड़ों में कट जाता है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे भाई। बिग मॉम अपना अगला अटैक करने ही वाली होती है कि तभी अचानक से उसे एस पोल की मैग्नेटिक पावर दे दी जाती है और सामने वाली दीवार को एन पोल का मैग्नेट बना दिया जाता है और बूम, वो सीधा जाकर दीवार से चिपक जाती है। हे, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। उस बुल का कटा हुआ सिर पीछे से वापस घूम कर आ जाता है, पर कोई टेंशन वाली बात नहीं। वो बुढ़िया सीधा पूरी बिल्डिंग ही उखाड़ फेंकती है और बुल की तरफ अपनी पीठ कर लेती है। अब यहाँ से सीन काफी मजेदार हो जाता है। किड अब क्लोज कॉम्बैट खेलने लगता है। वो उसके पैरों के नीचे से घुसकर ऐसा वॉर करता है कि उसे घुटनों पर ला देता है और फिर तुरंत ही हर तरह का कबाड़ और मेटल उस पर फेंकना शुरू कर देता है। सामने वाले पर इतने वार होते हैं कि उसे डिफेंस का मौका ही नहीं मिलता। ठीक इसी टाइम लॉ वहां टेलीपोर्ट होकर आता है और उसके भारी भरकम शरीर पर एक जोरदार कट लगाता है। फिर एक बार अपना अवेकनिंग मोड ऑन करता है। उसकी बड़ी सी तलवार सीधा आंखों पर निशाना लगाती है और बस काम तमाम होने ही वाला था कि वो उस लॉ को पकड़कर जमीन पर दबा देती है। पर सच बताऊं तो इसकी ये एबिलिटी थोड़ी शॉर्ट रेंज वाली है, लेकिन भाई साहब इसका इन्फिनाइट टेलीपोर्टेशन सच में दिमाग खराब करने वाला है। इस मारधार से पूरी तरह झल्लाकर बिग मॉम एक खौफनाक दहाड़ मारती है। मिजरी 3000 लीग्स। एक खौफनाक हाकी के साथ सोल पावर का भयंकर विस्फोट होता है और ये एनर्जी एक ऐसा रूप ले लेती है जो एकदम मदर कार्मेल की आत्मा जैसा दिखता है। ये आत्मा सीधा उड़कर आती है और उस किड पर बुरी तरह भड़कते हुए अटैक कर देती है। वहीं दूसरी तरफ बिग मॉम इविल स्माइल के साथ ये पूरा तमाशा देख रही होती है। पर अरे भाई, जैसे ही वो ऊपर देखती है, लॉ पता नहीं कहां से एक बड़ा सा पत्थर ले आता है और धड़ाम से सीधा उसके ऊपर गिरा देता है। इस वार से तो वो पूरी तरह बौखला जाती है। लॉ पर फोकस एकदम क्लियर है। वो अपनी अवेकनिंग पावर से चार्ज की हुई तलवार सीधा बिग मॉम सीने में घोप देता है। बात यहीं खत्म नहीं होती। लॉ ने ओपे ओपे नोमी को फुल पावर पर एक्टिवेट करता है। वो विशालकाय तलवार तेजी से पूरे उनिगाशिमा आइलैंड के आर पार हो जाती है और एकदम सीधा नीचे जमीन की तरफ बढ़ती जाती है। बिग मॉम अपने हाथों पर आर्मामेंट हाकी चढ़ाती है और अपने मुक्कों से लॉ के चेहरे पर ताबड़तोड़ वार करने लगती है, लेकिन वो कहता है कि इतना काफी नहीं है। और ठीक उस पॉइंट पर जब वो मार खाते खाते अधमरा होने ही वाला होता है, तलवार फाइनली अपनी सही जगह पर पहुंच जाती है, पंक्चर विले, और वो अपना अटैक कर देता है। इसका असर सिर्फ उस पर ही नहीं होता, बल्कि ये पूरा आइलैंड और उसके नीचे की जमीन भी इस तबाही से बच नहीं पाती। वहां सीधा एक ऐसा गहरा गड्ढा बन जाता है जिसका कोई अंत ही नहीं दिखता। इस अटैक के बाद लॉ की एनर्जी एकदम 0 हो चुकी है, पर बिग मॉम भी अब बुरी तरह घायल है और उस गड्ढे में गिरने ही वाली थी। वो तुरंत अपनी मिजरी को ऑर्डर देती है कि जाकर उस लड़के को खत्म कर दे, लेकिन ये सब तो सिर्फ किड के लिए एक चांस बनाने की चाल थी। किड न जाने कब उड़कर हवा में आ चुका है और अपने हाथों से एक सुपर रेलगन तैयार कर ली है। एकदम खौफनाक मूव। एनर्जी बीम फुल पावर पर फायर होता है। अब आर या पार, जिंदगी और मौत का फैसला इसी आखिरी पल में होना है। लेकिन भाई, बिग मॉम भी तो एक योंको है। सिर्फ अपनी फिजिकल बॉडी के दम पर ही उसने इतना भयंकर अटैक झेल लिया और वो कहती भी है, तुम लौंडे सच में काफी सही हो जो तुमने मेरी ये हालत कर दी, पर तुम लोग मुझे फाइनल ब्लो नहीं दे सकते। उसकी ये बात एकदम सही भी थी, क्योंकि उसने अपना सोल फोकस एबिलिटी एक्टिवेट कर दी है। लाइफ या स्लेव, इसका सीधा मतलब है या तो अपनी जान दे दो या फिर उसकी गुलामी करो। जैसा कि हमने पहले भी बताया था, इस एबिलिटी के सामने डरना बिल्कुल मना है। अगर तुम जरा सा भी डरे तो तुम्हारी उम्र खींच ली जाएगी। वहाँ खड़े जो आम सैनिक है ना, उनका सोल पहले ही खींचना शुरू हो गया है। तभी लॉ वहां चलकर आता है। उन दोनों के चेहरे पर डर का नामो निशान तक नहीं। इस बुढ़िया को तो इतना कूट दिया है, अब और क्या डरना है भाई। लॉ ने अपनी थोड़ी स्टेमिना रिकवर कर ली है और उसके हाथों में एक एनर्जी बॉल आ गई है। ये उसने कोराजोन की याद में इन्वेंट किया था। इसका नाम है साइलेंट। ये एक सर्टेन रेंज के अंदर की सारी आवाजों को
पूरी तरह से मिटा सकता है। अब उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देगी और उसकी सोल फोकस एबिलिटी भी अब काम नहीं करेगी। किड ने अपनी रेलगन की पावर और बढ़ा दी है और दूसरी तरफ लो भी मजे मजे में उस मिजरी को काट डाला है। वो बुढ़िया अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। प्रोमीथियस, हेरा, तुम सब कहाँ हो? मेरी आवाज क्यों नहीं निकल रही? वो गिरते गिरते आर्मरी तक पहुंच चुकी है। वो कुछ पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन गलती से एक जमे हुए बम से टकरा जाती है। बम ब्लास्ट हो जाता है जिससे आइलैंड के बेस का एक हिस्सा उड़ जाता है और वो आग वाला मॉन्स्टर भी वहां से उड़ जाता है। बिग मॉम धीरे धीरे आइलैंड से नीचे गिरने लगती है। वो अपने होमीज को मदद के लिए बुलाती है लेकिन उस साइलेंट स्पेस की वजह से उसकी आवाज बाहर जा ही नहीं पाती। अब उसके शरीर में हिलने तक की ताकत नहीं बची है। तभी अचानक उसे पायरेट किंग रोजर की याद आती है। वो अपने मन में उससे पूछती है, तुमने मरने से पहले वन पीस का सच क्यों नहीं बता दिया और बेवजह इस ग्रेट पायरेट एरा की शुरुआत कर दी, जिसकी वजह से मुझे उन नए और यंग पायरेट्स को झेलना पड़ रहा है जो मेरा सिर काटने जाते हैं। अपने आखिरी पलों में वो लगातार उसे कोस रही है। क्या तुम सुन रहे हो रॉजर? वन पीस सच में एग्जिस्ट करता है ना? आखिर वो है क्या? कहाँ है वो? क्या वो इस देश में भी है? न चाहते हुए भी वो ऊपर देखती है। उसे फ्लावर कैपिटल के लोग नाचते गाते और जश्न मनाते हुए दिखते हैं और उसे अपना बचपन याद आने लगता है, अपना वो पुराना वक्त। अरे यार, ये सब कितना बकवास है। सही बात है, इस तरह हारना किसी को भी हजम नहीं होगा। और फाइनली वो सारे बम सीधे मैग्मा में जाकर गिरते हैं। गिरते हुए भी वो यही चिल्ला रही थी कि वो इतनी आसानी से नहीं मरेगी। उस गड्ढे के अंदर एक बहुत भयानक एक्सप्लोजन होता है। वो ब्लास्ट इतना बड़ा था कि पूरी फ्लावर कैपिटल से भी ज्यादा एरिया कवर कर ले, लेकिन उस साइलेंट एबिलिटी की वजह से उस ब्लास्ट की एक जरा सी आवाज भी कैपिटल तक नहीं पहुंची और इसी के साथ स्कल डोम के परफॉर्मेंस फ्लोर की ये जंग खत्म होती है। विनर कैप्टन किड और सर्जन ऑफ डेथ लॉ। इसी बीच आइलैंड को खींचने की कोशिश कर रहा मोमोनोसुके, उसे शायद जुनिशा की आवाज सुनाई देती है। उधर आर्मरी को यामातो ने पूरी तरह से जमा दिया है और वो अब मोमोनोसुके आकर मिल गई है। वो बताता है कि जुनिशा ने उसे कांटेक्ट किया है और ये वही है जिसने 800 साल पहले कोई बहुत बड़ा गुनाह किया था, जॉय बॉय का साथी। अब आते हैं कैसल के फर्स्ट फ्लोर पर। यहाँ ईजो के सामने CP0 वाले खड़े हैं। वो लोग उससे लड़ना नहीं चाहते थे लेकिन वो उन्हें रोक लेता है और उनके बीच एक तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। ईजो में से एक को पीछे धकेलता है और दूसरे के शिगन अटैक को सीधे अपने सीने पर झेलते हुए उसे गोली मार देता है और इस तरह दोनों एक साथ जमीन पर गिर पड़ते हैं। ईजो यहाँ मारा जाता है। अब जो CP0 का एजेंट बच गया है ना, उसे अपने साथी का कॉल आता है। गोरोसेई का सीधा ऑर्डर है, अभी के अभी जाओ और लूफी को खत्म कर दो। वो एजेंट ये सुनकर एकदम भड़क जाता है। भाई, ऊपर वो सीधे काइडो से भिड़ रहा है और तुम मुझे उसकी फाइट में बीच में टांग अड़ाने को कह रहे हो। लेकिन कॉल पर उसे बताया जाता है कि ये गोरोसेई का सख्त ऑर्डर है। जो चीज वो लोग इमेजिन कर रहे हैं उसे हर हाल में रोकना होगा। अब बैटल ग्राउंड में सिर्फ 2 ही जगहें बची हैं। एक तरफ लूफी की फाइट चल रही है और दूसरी तरफ ओरोची का सीन है। अब जाकर ओरोची को फाइनली होश आता है। ये तो मर चुकी थी ना, तो ये अभी भी शामीसेन कैसे बजा रही है? इस धुन में हर तरफ एक अजीब सी किलिंग इंटेंट महसूस हो रही है। ओरोची डर के मारे पीछे खिसकने लगता है। तभी ऊपर से गिरती हुई छत के मलबे के नीचे वो दब जाता है। तभी वो लड़की धीरे से खड़ी होती है, अपने कपड़ों के अंदर से एक कील निकालती है और उसे पूरी ताकत से जमीन में गाड़ देती है। अब जरा वापस स्कल डोम की छत पर चलते हैं। काइडो को बिग मॉम की हार का एहसास हो गया है। आखिर वो दोनों पुराने क्रूमेट्स जो रह चुके हैं, ये महसूस होते ही काइडो सच में फूट फूट कर रोने लगता है और लूफी इसी बात का फायदा उठाता है। एकदम सही टाइमिंग देखकर वो अपना गियर 4 स्नैक मैन मोड ऑन कर लेता है। वापस नीचे वाले सीन पर आते हैं। उसने अभी जो कील गाड़ी थी ना, वो सी प्रिज्म स्टोन की बनी हुई थी और फिर वो दोबारा अपना शामीसेन बजाने लगती है। बजाते बजाते वो कहती है, कितनी अजीब बात है ना ओरोची, तुम्हारी जो सबसे फेवरेट धुन है वो मेरे पिता कोजुकी ओडेन की भी सबसे फेवरेट धुन हुआ करती थी। जब भी मैं इसे बजाती हूँ तो मैं एक मास्क पहन लेती हूँ, क्योंकि इस धुन को प्ले करते ही मेरी आंखों के सामने हमेशा मेरे पिता का चेहरा आ जाता है। अब तुम ही बताओ ओरोची, तुम्हारे जैसे इंसान के सामने मैं किस तरह से अपने चेहरे पर एक स्माइल ला सकती हूँ। ओहो हाँ, एक और बात, राइजो का भी एक सीन चल रहा है। वो वहाँ फुकुरोकुजु के साथ निंजुत्सु बैटल कर रहा है। फाइनली फुकुरोकुजु आग में जलकर मारा जाता है। अब ओरोची का आखिरी बैकअप भी खत्म हो चुका है। अब उसकी मौत बस कुछ ही पलों की दूरी पर है। डोम की छत पर लूफी अपने स्नैकमैन पंचेस से काइडो पर पागलों की तरह अटैक कर रहा है। काइडो को इतना दर्द हो रहा है कि वो नशे में नखरे दिखाने लग गया है। काइडो सीधा लूफी को अपने मुंह में चबा लेता है, फिर वो हवा में उड़ता है, उसे मुंह से बाहर थूकता है और सीधा उसके ऊपर अपनी ब्लास्ट ब्रीथ मार देता है।
है। ये आग की लपट इतनी खतरनाक थी कि पूरे ओनिगाशिमा के आर पार निकल जाती है। लूफी तुरंत अपना गियर 4 बाउंसमैन मोड चालू करता है और तब जाकर वापस ऊपर उड़ पाता है। अब सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। लूफी अपनी हाकी की लिमिट बहुत पहले ही क्रॉस कर चुका है। ये उसका बिल्कुल आखिरी दाव है। अगर इस बार भी वो काइडो को नहीं हरा पाया तो फिर गेम ओवर समझो। लूफी हवा में उड़ते हुए अपनी पूरी हाकी एक जगह इकट्ठा करता है। उसका दाहिना हाथ पल भर में विशाल हो जाता है और वो अपनी पूरी जान लगाकर एक जोरदार मुक्का मारता है। इस अटैक की स्पीड इतनी तेज थी कि इसने काइडो को अपनी ब्लास्ट ब्रीथ मारने तक का चांस नहीं दिया और एक ही मुक्के में उसे जमीन पर दे मारा। इसी मोमेंटम के साथ लूफी दोबारा धुएं के बीच गिरे हुए काइडो की तरफ डैश करता है, पर किसी ने सोचा भी नहीं था कि काइडो का थंडर बगुआ अटैक पहले ही रेडी हो चुका था। लूफी को फिर से एक जोरदार गदा पड़ता है। एक छोटी सी पहाड़ी को चकनाचूर करते हुए जब वो गिरता है तो अचानक से उसके शरीर की हवा निकलने लगती है। खुद को तुरंत संभालते हुए लूफी अपनी बची खुची हवा को अंदर रोकता है और हिम्मत करके फिर से खड़ा हो जाता है। वो दोबारा हाकी का इस्तेमाल करता है, तेजी से काइडो की तरफ उड़ता है और साथ ही अपने राइट हैंड में पावर चार्ज करने लगता है। उधर काइडो भी पूरे जोश में अपने थंडर बगवा के साथ उसका स्वागत करने के लिए तैयार है। पर तभी अचानक CP0 का वो एजेंट बीच में आ जाता है और लूफी का हाथ पकड़कर उसे जकड़ लेता है। काइडो का गदा तब तक नीचे की तरफ स्विंग हो चुका था। अब उस अटैक को वापस खींचने का कोई चांस ही नहीं बचा था। उस एक सेकंड के लिए काइडो जैसे 20 साल पुराने फ्लैशबैक में चला जाता है। वो साल जब उसने इसी तरह एक घटिया चाल से कोजुकी ओडन को हराया था। काइडो को इस तरह के धोखे से सख्त नफरत थी, या यूं कह ले कि काइडो को इस बात का गहरा गिल्ट था। काइडो के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर ही आप लोग समझ सकते हैं आखिर खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान मानने वाले काइडो ने अपने दुश्मन को ऐसे धोखे से हराया था। और काइडो ने ऐसा एक नहीं बल्कि 2 बार किया। काइडो ने गदा उठाया, तभी लूफी के मुंह का खून सीधा काइडो के चेहरे पर जा लगा। इस मोमेंट पर लूफी की सारी हवा निकल गई और लूफी पूरी तरह से निढाल हो गया। गियर 4 मोड भी अब खत्म हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे लूफी के होश भी उड़ चुके हैं। तभी बैकग्राउंड में नरेटर की आवाज गूंजती है, रूफटॉप बैटल का विनर, बीस्ट पायरेट्स का कैप्टन काइडो। लेकिन काइडो के चेहरे पर खुशी का कोई नामो निशान नहीं था। काइडो गुस्से से इतना पागल हो रहा था कि काइडो की नसें फटने को तैयार थी। भयानक कॉन्करर्स हाकी और आर्मामेंट हाकी से लिपटे हुए गदे से काइडो ने सीधा CP0 के एजेंट पर एक जोरदार अटैक किया। उस एजेंट की ऐसी बुरी हालत हुई कि उसका नामो निशान तक मिट गया। फिर भी काइडो का गुस्सा शांत नहीं हुआ। काइडो को लग रहा था कि यार इस फाइट का तो पूरा मजा ही किरकिरा हो गया। इसके बाद काइडो ड्रैगन फॉर्म में बदल गया और सीधा लाइव फ्लोर पर जाकर सबको बता दिया कि लूफी मर चुका है। जाहिर सी बात है सब लोग अंदर से टूट गए थे, लेकिन कोई भी इस खबर पर यकीन करने को तैयार नहीं था। और उधर दूसरी तरफ लूफी की क्या स्थिति थी। अचानक से एक हल्की सी हवा का झोंका आया। एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दिल धड़क रहा हो या फिर किसी ड्रम के बजने की आवाज। इस आवाज को सुनकर जुनिशा ने सिर उठाया। जुनिशा ने मोमोनोसुके को पुकारा। लूफी की हालत इस वक्त बहुत ही अजीब थी। लूफी की धड़कनें सिर्फ ड्रम की तरह ही नहीं बज रही थी, बल्कि लूफी के बालों का रंग भी पूरी तरह से बदल गया था। जुनिशा बहुत एक्साइटेड था। ये ड्रम ऑफ लिबरेशन की आवाज है, जॉय बॉय लौट आया है। और तभी लूफी जोर जोर से और खुशी से हंसने लगा, जैसे अचानक से सब कुछ एकदम मजेदार हो गया हो। हाकी के रिलीज होने के साथ ही वहां मौजूद हर इंसान ने उस भयानक लेकिन खुशियों से भरी हुई वाइब को महसूस किया। इसी बीच सीन कट होता है और हम गोरोसेई की मीटिंग देखते हैं। CP के एक टॉप एजेंट को खोना और साथ ही ताइडो को भड़का देना, क्या इस चीज की कीमत कुछ ज्यादा ही नहीं चुकानी पड़ी? नहीं, शायद इस आखिरी खतरे को जड़ से खत्म करने का यही सबसे बेस्ट तरीका था। रबर फ्रूट वर्ल्ड गवर्नमेंट हर दौर में इस डेविल फ्रूट को हासिल करने की कोशिश करती आई है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे इस फ्रूट की खुद की अपनी एक मर्जी है, जिससे ये फ्रूट हर बार वर्ल्ड गवर्नमेंट के हाथ से फिसल जाता है। असल में इस फ्रूट के अंदर एक भगवान की चेतना बसी हुई है और इस फ्रूट का असली नाम जोअन टाइप हितो नोमी निका है। इस फ्रूट में रबर की खासियत तो है ही, लेकिन साथ ही ये फ्रूट यूजर को पूरी आजादी के साथ लड़ने की ताकत देता है। ये लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने वाला आजादी का मसीहा है, जिसे सन गॉड निका भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जब ये निका फ्रूट अवेकन होता है तो ये यूजर की फिजिकल पावर
और फाइटिंग स्टाइल को एक अलग ही लेवल की आजादी दे देता है। सच कहूं तो ये इस पूरी दुनिया की सबसे अजीबोगरीब और रिडिकुलस पावर है। और उधर दूसरी तरफ ओरोची को आखिरकार उस लड़की की असली पहचान समझ आ गई थी। कुछ ही देर में वो नफरत से भरी हुई आग भी वहां पहुंच गई। इस आग को देखकर ओरोची बहुत एक्साइटेड हो गया। जाओ सब कुछ जलाकर राख कर दो। क्या कोजुकी खानदान के बचे हुए लोग और क्या बीस्ट्स, पायरेट्स, सबको मार डालो। यही तो एक असली ताकतवर इंसान का ऑरा होता है। लेकिन उस नफरत भरी आग ने उल्टा ओरोची को ही जला दिया। ओरोची वहीं पर धू धू कर जलने लगा। भाई लोग, इधर लूफी बहुत ही ज्यादा खुश था। लूफी के आसपास की हर चीज ऐसे लग रही थी जैसे रबर में बदल गई हो। लूफी मजे से वहां कूद रहा था और खेल रहा था। लूफी ने हंसते हुए एक फूंक मारी और लूफी का हाथ पलक झपकते ही बहुत विशाल हो गया। इस बड़े से हाथ ने एक ही झटके में लाइव फ्लोर पर खड़े काइडो को पकड़ लिया और बस हल्के से ऊपर की तरफ खींचा। काइडो की इतनी बड़ी बॉडी को लूफी ने मानो यूं ही हवा में उठा लिया। इसके तुरंत बाद लूफी ने एक मस्कुलर रूप लिया और काइडो को धड़ाधड़ पीटने लगा। कसम से ये नजारा एकदम टॉम एंड जेरी जैसा लग रहा था। लूफी जोर जोर से हा हा करके हंस रहा था और साथ ही काइडो को पकड़कर जमीन पर बुरी तरह पटक रहा था। जब काइडो को थोड़ा होश आया तो काइडो ने अपने मुंह में बोरो ब्रेथ चार्ज करना शुरू किया। इसे देखकर लूफी की आंखें सचमुच बाहर निकल आईं। लूफी ने तुरंत काउंटर अटैक किया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि लूफी जमीन को ही रबर बनाकर उस अटैक को वापस काइडो पर बाउंस कर देगा। यही है लूफी का पीक पॉइंट, गियर 4 के बाद का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म। काइडो भी इस वक्त बहुत खुश था। आखिरकार अब काइडो को यह गिल्ट नहीं था कि काइडो ने धोखे से फाइट जीती है। अब काइडो सामने खड़े इस लड़के को एकदम फेयर एंड स्क्वायर तरीके से हरा सकता था। लेकिन काइडो के दिमाग में अभी भी बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। लूफी अपने आसपास की चीजों को बदल सकता है, जो साफ साफ पैरामीशिया अवेकनिंग की पावर है। लेकिन लूफी का ये रूप जो किसी हाइब्रिड जैसा दिख रहा है, क्या वो तो सिर्फ जोन टाइप की खासियत नहीं होती? खैर, फाइट के बीच में इतना दिमाग कौन लगाता है? काइडो ने एक बार फिर लूफी को अपने मुंह में चबाने के लिए पकड़ लिया। लेकिन काइडो ने सोचा भी नहीं था कि लूफी में इतनी ताकत होगी कि लूफी खुद काइडो का मुंह खोल दे। हड़बड़ाहट में काइडो ने लूफी को सीधा निगल लिया। इधर लूफी तो खुशी से पागल हो रहा था। बड़े भाई, तुमने पक्का जर्नी टू द वेस्ट नहीं देखी है ना? और बस लूफी ने काइडो के पेट के अंदर ही बवाल काटना शुरू कर दिया। लूफी ने खुद को फुलाकर एक गुब्बारे जैसा बना लिया। काइडो का पेट अचानक से ऐसा फूल गया जैसे काइडो प्रेग्नेंट हो गया हो। आखिर लूफी की पावर दुश्मन की बॉडी को भी रबर में कैसे बदल सकती है? ये पावर तो सच में आउट ऑफ सिलेबस है भाई। हंसते हंसते लूफी को 2 लाइट की किरणें दिखाई दी। लूफी ने सीधा अपने हाथ उस तरफ बढ़ा दिए। किसने सोचा था कि लूफी के हाथ सीधा काइडो की आंखों के अंदर से बाहर निकल आएंगे। रबर की बाउंसिंग पावर का इस्तेमाल करके लूफी सीधा काइडो के मुंह से बाहर निकल आया। और हैरानी की बात तो ये थी कि काइडो की आंखों को कुछ भी नहीं हुआ था। फिर लूफी उछलकर बादलों में चला गया। थोड़ी ही देर में लूफी एक सुपर जायंट में बदल गया और काइडो को पकड़कर हवा में ही स्किपिंग रोप यानी रस्सी कूदने लगा। भाई, ये तो देखा ही नहीं जा रहा। ये फाइट कहां से लग रही है? ये तो सीधा सीधा मजाक चल रहा है। अब काइडो पूरी तरह से बौखला गया था। काइडो ने एक और बोरो ब्रेथ दागी। लूफी इस अटैक से उड़ तो गया, लेकिन लूफी को खरोंच तक नहीं आई। लूफी ने हवा में ही दौड़ना शुरू कर दिया और कुछ ही सेकंड में वापस ओनिगाशिमा पहुंच गया। इधर काइडो फिर से अपने हाइब्रिड मोड में आ चुका था। कोसांजे राग्नारोक। काइडो के इस भयानक गधे के वार ने तो लूफी का सिर ही जमीन में धंसा दिया। ये शक्ल देखकर तो बाकी साथियों की जान ही निकल गई थी। लेकिन शुक्र है लूफी एकदम ठीक था। लूफी ने जमीन से अपना सिर बाहर निकाला, पर ऐसा लग रहा था जैसे लूफी के अंदर अब बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है। लूफी बुरी तरह से हाँफ रहा था। अगले ही पल लूफी के सफेद बाल तेजी से काले होने लगे और देखते ही देखते लूफी एक बूढ़े आदमी जैसा दिखने लगा। अब काइडो के पास तो कुछ बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचे थे। मेन बात यह थी कि स्टेमिना बहुत खत्म हो चुका था और ऊपर से इतनी चोटें लगी थी। काइडो की हालत भी इस वक्त सच में बहुत खराब थी। पर किसी ने नहीं सोचा था कि लूफी अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर फिर से खड़ा हो जाएगा। नहीं, ये फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। लूफी को अपने दोस्तों के साथ बिताया हर एक पल याद आने लगा और लूफी ने एक बार फिर से गियर 5 मोड ऑन कर लिया। वो ड्रम्स ऑफ लिबरेशन की आवाज एक बार फिर से गूंजने लगी। आ जाओ,
बैटल अभी बाकी है। इस बार तो ऐसा लग रहा था जैसे लूफी ने कोई बहुत ही तगड़ा हैक लगा लिया हो। टॉम एंड जेरी वाले भी इतना भयंकर एनिमेशन नहीं बनाते होंगे। पूरा का पूरा बैटलफील्ड लूफी के लिए एक अम्यूजमेंट पार्क बन गया था। आसपास का सारा एनवायरनमेंट पूरी तरह से बाउंस करने वाले रबर मोड में बदल गया। लूफी ने जमीन को उठाया और जमीन के उसी बाउंस का इस्तेमाल करके तेजी से आगे बढ़ा। फिर एक जोरदार पंच मारकर काइडो की हालत खराब कर दी। इसके बाद लूफी एक पत्थर पर कूदा, खुद को सेट किया, अपनी बॉडी को सुपर कंप्रेस किया और फिर बूम की आवाज के साथ हवा में उड़ गया और आखिरी तगड़ा मुक्का सीधा काइडो के मुंह पर दे मारा। काइडो जमीन पर गिरा और काफी देर तक एकदम सुन्न पड़ा रहा। ऐसा लगा जैसे काइडो को कुछ बात समझ आ गई हो। काइडो ने मुंह खोला और पूछा, तू आखिर है कौन? होश में आने के बाद काइडो ने अपनी हाकी को कवर करना शुरू किया और लूफी पर धड़ाधड़ अटैक्स की बारिश कर दी। पर लूफी कहां पीछे हटने वाला था। सैंडबैग जितने बड़े बड़े मुक्के बनाकर लूफी ने भी काइडो को जमकर धोया। उसी वक्त कैसल के अंदर की आग ऊपर तक पहुंचने लगी थी, लेकिन लूफी को इस बात की कोई टेंशन नहीं थी। नीचे का सारा मामला लूफी ने पूरी तरह से अपने साथियों पर छोड़ दिया था। लूफी को पूरा भरोसा था कि उसके क्रूमेट्स हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे और लूफी का सिर्फ एक ही मिशन था, काइडो को हराना। ये सोचकर लूफी फिर से हवा में उछला। ऐसा लग रहा था जैसे लूफी के दिमाग में कोई मस्त सा आइडिया आया है। रही बात नीचे लगी आग की, तो उसका क्या करना है? अरे वहां नीचे राइजो भी तो मौजूद है। राइजो स्क्रॉल फ्रूट का यूजर है। राइजो ने पहले से ही ढेर सारा पानी इकट्ठा करके रखा हुआ था और अब उस पानी का इस्तेमाल करने का एकदम सही टाइम था। और ऊपर से जिम्बे जैसा फिशमैन भी वहां था। देखते ही देखते पानी का वो सैलाब पूरे कैसल में फैल गया। अब वापस रूफ टॉप पर आते हैं। वहां लूफी ने सीधा आसमान से कड़कती हुई बिजली को ही अपने हाथ में पकड़ लिया था और धड़ाम से उसे सीधा काइडो की तरफ फेंक दिया। ये देखकर तो काइडो की बोलती ही बंद हो गई। हालांकि काइडो ने उस अटैक से खुद को बचा लिया, पर किसी ने नहीं सोचा था कि एक और भयंकर बिजली वहां गिरेगी। लेकिन इस बार उस बिजली का टारगेट काइडो नहीं था। लूफी ने तो सच में बिजली तक को रबर की तरह बना दिया था। उसी बिजली के बाउंस का इस्तेमाल करके लूफी ने हवा में ही काइडो को दिखा दिया कि असली लाइटनिंग 5 कॉम्बो विप क्या होती है। इसके तुरंत बाद दोनों के बीच एकदम खूंखार और तेज क्लोज कॉम्बैट शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। लूफी की ये पावर तो सच में हदों को पार कर चुकी थी। लूफी मार खाकर आसमान में उड़ गया, लेकिन लूफी ने उस फोर्स का इस्तेमाल किया और लूफी बादलों को भी रबर में बदल सकता है। फिर उन बादलों को पकड़कर एक स्लिंग शॉट की तरह खींचता है। इसके बाद वो बादलों के अंदर से कड़कती हुई बिजली पकड़ लेता है और काइडो पर अपना अटैक कंटिन्यू करता है। उस लाइटनिंग वाले वार से बचने के बाद काइडो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है, जितना तमाशा करना है कर ले, जैसे मर्जी वैसे उछल ले, पर सिर्फ अपनी डेविल फ्रूट पावर के दम पर इस दुनिया को जीतना ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ये दुनिया बहुत ही अजीब है भाई। रॉजर के पास कोई फ्रूट पावर नहीं थी, क्योंकि सिर्फ तगड़े हाकी वाला इंसान ही सबसे ऊपर राज कर सकता है। अब ये ले डाइतोकु राइमेई हक्के। ये खतरनाक अटैक करने के बाद काइडो बुरी तरह हांफने लगता है, पर उसे क्या पता था कि लूफी ने न जाने कब उसे कस के पकड़ लिया था। काइडो तुरंत अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है और आसमान में ताबड़तोड़ विंड ब्लेड्स फेंकने लगता है, जैसे वो बिल्कुल फ्री हो। इसकी वजह से लूफी को काफी भारी डैमेज पड़ता है। उसी टाइम फ्लावर कैपिटल का फेस्टिवल भी अपने क्लाइमेक्स पर पहुंच चुका था। सब लोग अपनी अपनी विशेस लिखकर स्काई लैंटर्न्स हवा में उड़ा रहे थे। किसी की विश थी कि उसे पीने का साफ पानी मिल जाए, कोई अपने बच्चों की अच्छी हेल्थ मांग रहा था, कोई अपनी माँ से मिलना चाहता था, तो कोई अपने दादाजी के ठीक होने की दुआ कर रहा था। ये अनगिनत विशेस ऐसी लग रही थी जैसे सब सीधे भगवान से प्रार्थना कर रहे हों, और ऐसा लग रहा था जैसे लूफी उन सभी की आवाजें सुन और देख पा रहा था। सही बात है यार, ये फाइट सिर्फ काइडो को हराने के लिए नहीं थी, ये फाइट थी परिवार के लिए, बच्चों के लिए और इस पूरे देश के लिए, ताकि उनके चेहरों पर वो प्यारी सी स्माइल वापस आ सके। इसी मोमेंट पर ड्रम्स ऑफ लिबरेशन की आवाज फिर से गूंज उठती है और आसमान से एक इतना बड़ा मुक्का नीचे आता है जो पूरे ओनिगाशिमा से भी विशाल था। अब इस फाइट को खत्म होना ही था। हाँ, काइडो भी यही सोच रहा था। इतने खतरनाक और बड़े मुक्के को देखकर उसने भी फाइनली लूफी के इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। अगले ही पल आग भड़क उठती है और काइडो एक विशाल फायर ड्रैगन में बदल जाता है। ये उसका अल्टीमेट अटैक था, फ्लेमिंग ड्रैगन। उसकी बॉडी का टेम्परेचर इतना खौफनाक था
कि बस हल्का सा टच होने पर ही ओनिगाशिमा का एक हिस्सा पिघल गया। इतनी भयंकर हीट के सामने डायरेक्ट भिड़ना तो बिल्कुल बेवकूफी थी, लेकिन लूफी अब रयो का उस्ताद बन चुका था और इस तरह दोनों एक बार फिर से पूरी ताकत के साथ टकराते हैं। ऐसा लग रहा था कि फाइट अब खत्म होने वाली है, लेकिन उससे पहले एक इंसान का मरना बहुत जरूरी था और वो था कुरोजुमी ओरोची। ये देश पहले से ही बहुत बर्बादी झेल चुका था और ओरोची ने इस ट्रेजेडी को और भी बदतर बना दिया था। अभी थोड़ी देर पहले हुए वाइब्रेशन की वजह से उसकी बॉडी में लगी सी प्रिज्म स्टोन की कील बाहर गिर गई थी, इसलिए वो वापस अपने बीस्ट फॉर्म में बदल गया। उसका वो आखिरी सिर बहुत ही भयानक और अजीब लग रहा था, पर अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं था। देनजीरो ने अपनी तलवार के सिर्फ एक वार से ओरोची का वो आखिरी सिर भी धड़ से अलग कर दिया। इसी के साथ उसकी जिंदगी और उसके सारे गुनाहों का हमेशा के लिए एंड हो गया। उधर आसमान में वो खौफनाक टक्कर अभी भी जारी थी। शायद काइडो को अपनी हार का एहसास होने लगा था, क्योंकि इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अपने पास्ट की मेमोरीज चल रही थीं। वो पावर का साक्षात रूप था जो सिर्फ 10 साल की उम्र में ही सबसे ताकतवर माना जाने लगा था। 46 साल पहले काइडो का देश वोत का किंगडम लगातार जंग लड़ रहा था। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि सिर्फ जंग जीतकर ही वो हेवनली ट्रिब्यूट चुका सकते थे। यंग काइडो को समझ नहीं आता था कि आखिर सब लोग सेलेस्टियल ड्रैगन से इतना क्यों डरते हैं। फिर एक दिन उनके ही राजा ने काइडो को पकड़वा दिया और उसे जबरदस्ती मरीन के हवाले कर दिया, ताकि उस देश को रेवरी में हिस्सा लेने का राइट मिल सके। उस दिन काइडो को एक बात एकदम क्लियर हो गई कि दुनिया में सिर्फ कमजोर लोगों को ही धोखा मिलता है। उसी वक्त से उसने ठान लिया था कि वो दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी बनाएगा, और बाद में उसने ये करके भी दिखाया। उसने अपने दम पर योंको का रुतबा हासिल किया। इधर आसमान में फाइट अभी भी चालू थी। काइडो अपनी पूरी लाइफ को याद कर रहा था। पहले कभी यमातो ने कहीं से जॉय बॉय के बारे में सुना था। उसने बताया था कि ओडन, जो इस देश के बॉर्डर्स खोलना चाहता था, वो शायद जॉय बॉय के वेलकम के लिए ही था। काइडो ने किंग से कहा था, अगर तुम जिसका वेट कर रहे हो वो कोई और नहीं है तो मुझे पता है कि जॉय बॉय कौन है। इस वक्त काइडो के फ्लेम क्लाउड्स धीरे धीरे पतले और कमजोर पड़ रहे थे। ये इस बात का साफ इशारा था कि वो अब हारने वाला है, और वही हुआ। लूफी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और एक के बाद एक कई मुक्के सीधे काइडो के ड्रैगन वाले सिर पर जड़ दिए। पर काइडो को जैसे कोई दर्द ही महसूस नहीं हो रहा था। उसने लूफी से कहा, मैं वानो से शुरुआत करके इस पूरी दुनिया पर राज करूंगा। तू बता, तू कैसी दुनिया बना सकता है। लूफी एक पल के लिए शांत हो गया। उसे तामा का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आ गया जब उसे भर पेट खाना मिला था। उसके हाथों की पावर और भी ज्यादा बढ़ने लगी। मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहां मेरे सारे दोस्त पेट भर के खाना खा सके। इतना बोलते ही एक जोरदार पंच पड़ा और काइडो की बॉडी एक झटके में नीचे की तरफ शूट हो गई। लूफी आसमान में उड़ रहा था और उसके पीछे हवा में अनगिनत स्काई लैंटर्न्स तैर रहे थे। लूफी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। गिरते हुए काइडो को भी अपनी आखिरी मेमोरी याद आ रही थी। उसने किंग से कहा था, मुझे पता चल गया है कि जॉय बॉय कौन है। वो वही इंसान है जो फ्यूचर में मुझे हराएगा। काइडो सीधा जमीन फाड़ते हुए अंडरग्राउंड जा गिरा, और वो वही नहीं रुका। थोड़ी ही देर में वो सीधा उस खौलते हुए मैग्मा के अंदर जा गिरा। इसी के साथ रूफटॉप की इस लेजेंडरी फाइट का रिजल्ट बदल गया। अब विनर काइडो नहीं बल्कि स्ट्रॉ हैट लूफी था। फाइनली ये फाइट खत्म हो गई। वानो ने जो 20 साल तक इतना दर्द और टॉर्चर सहा था, वो भी इसी पल हमेशा के लिए खत्म हो गया। दूसरी तरफ मोमोनोसुके ने जुनेशा को आवाज दी। उसने फाइनली डिसाइड कर लिया था, वानो के बॉर्डर्स अभी नहीं खुलेंगे। अब से इस देश की रक्षा मैं खुद करूंगा। उसी वक्त समंदर के नीचे एक बहुत बड़ा वोल्केनो ब्लास्ट होता है। काइडो और बिग मॉम उसी में गायब हो जाते हैं। किसी को नहीं पता कि वो जिंदा है या मारे गए। इधर फ्लावर कैपिटल में मोमोनोसुके अपने ड्रैगन फॉर्म में सीधा नीचे लैंड करता है, और फिर धुएं के बीच से 9 रेड स्कैबर्ड्स एक एक करके बाहर आते हैं। उनको जिंदा देखकर वहां खड़े सभी लोगों की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। सबको यकीन हो जाता है कि लेडी टोकी की वो भविष्यवाणी बिल्कुल सच थी। सबसे आखिर में जो बाहर आता है वो था अपनी उम्र से बड़ा हो चुका मोमोनोसुके। उसने सबके सामने अनाउंस किया, अब ये आंसुओं का दौर खत्म हो चुका है। कल से सब लोग अपनी मर्जी से बिजनेस कर सकेंगे। जितना चाहो उतना साके पी सकते हो। पीने के पानी के लिए अब कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, और फैक्ट्रियों से कोई जहरीला पानी भी नहीं निकलेगा। ये सारी मुसीबतें
अब खत्म हो चुकी हैं। ओरोची का जुल्म और काइडो के टॉर्चर वाले दिन सब हमेशा के लिए खत्म हो गए। इस बैटल का रिजल्ट अनाउंस करने के बाद वानो का नया लीडर ऑफिशियली कोजुकी मोमोनोसुके बन गया। भले ही उसकी असली उम्र सिर्फ 8 साल है और वो अभी बच्चा है, लेकिन वो बहुत मेहनत कर रहा है। सबको पूरा भरोसा है कि वानो का फ्यूचर अब बहुत ब्राइट होने वाला है। इसी बीच गोरोसेई एल्डर्स तक भी ये खबर पहुंच चुकी थी। पहली खबर, लूफी के निका फ्रूट की अवेकनिंग। दूसरी खबर, जो यानी जुनेशा वहां से चला गया है। इसका मतलब साफ था कि वानो अभी अपने बॉर्डर्स खोलने के मूड में नहीं है। उधर ओनिगाशिमा के अंदर बुरी तरह घायल पड़ा हॉकिंस किसी तरह वापस खड़ा हो जाता है। उसने ड्रेक की मरीन वाली आइडेंटिटी गेस कर ली थी। उसने बताया कि उसने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था कि उसके कल तक जिंदा बचने के चांस सिर्फ 1% हैं। उसने कहा कि उस वक्त किड ने लड़ने का फैसला किया था, जबकि वो खुद एक चापलूस बन गया था। और फाइनल रिजल्ट ये हुआ कि काइडो हार गया। पर यहाँ तक पहुँचने के बाद अब वो किड और बाकी लोगों के सामने दुम नहीं हिलाना चाहता था। इतना बोलकर हॉकिंस नीचे गिर पड़ता है। जिंदा है या नहीं किसी को नहीं पता। कुछ ही देर बाद लूफी और जोरो एक एक करके होश में आ जाते हैं। लूफी के खाने का तरीका हमेशा की तरह भयानक था, पर उससे भी ज्यादा खौफनाक था जोरो। ये बंदा सिर्फ साके पीने के लिए सीधा अपने 3 सिर और 6 हाथों वाले असुरा फॉर्म में आ गया। मोमोनोसुके जब ये सब सुनता है तो बहुत खुश होता है और डिसाइड करता है कि आज ही बैंक्वेट होगी। लेकिन लूफी और जोरो ने मोमोनोसुके को बिल्कुल भाव नहीं दिया। सच सामने आने के बाद जोरो कहता है कि वो मोमोनोसुके के साथ थोड़ी ट्रेनिंग करना चाहता है। ये सुनकर मोमोनोसुके रोते हुए सीधा नामी को जाकर पकड़ लेता है और रिजल्ट एक जोरदार पंच पड़ता है और वो उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। सांजी और ब्रुक ये देखकर खुशी से पागल हो रहे थे। ये है बड़ों की दुनिया। छोटे मोमो, खाना पीना हो गया तो अब बारी थी नहाने की। यामातो भी लूफी के साथ जंप मारती है और सीधा बाथ में कूदने का प्लान बनाती है। सांजी का एक्सप्रेशन तो देखने लायक था। सच में कोई सांजी का पोवी दे दो यार। और मेंस बाथ से अलग उधर विमेंस बाथ वाले साइड में कीकू भी जाकर लड़कियों के साथ मिक्स हो गई थी। और हाँ, वानो की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है भाई। सबसे पहले तो मरीन का नया एडमिरल रयोकुग्यू ग्रीन बुल उड़ते हुए सीधा वानो की तरफ आ रहा है। दूसरी तरफ मॉर्गन्स ने न्यूज़पेपर तैयार कर लिया है। उसने वानो में जो कुछ भी हुआ वो बिना टाइम वेस्ट किए पूरी दुनिया को बता दिया। 2 योंको, काइडो और बिग मॉम एक साथ हार चुके हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट ने लूफी, किड और लॉ पर पूरे 3 बिलियन बेरीज की बाउंटी रख दी है। और आखिर में चलते हैं रॉबिन की तरफ। याद है वो मास्क पहनने वाला तेंगुयामा हितेत्सु? उसकी असली आइडेंटिटी कोई और नहीं बल्कि कोजुकी ओडेन का बाप कोजुकी सुकियाकी है। ये जानकर रॉबिन ने सुकियाकी से सीधा सवाल पूछा, एंशिएंट वेपन प्लूटोन इसी देश में होना चाहिए, सही कहा ना? उस बूढ़े ने भी कंफर्म किया कि हाँ, वो एंशिएंट वेपन वानो में ही है। इसी बीच उडोन के उसी प्रिजन में जहां लूफी को कैद किया गया था, मरीन एडमिरल रयोकुग्यू पहुंच चुका है। ये बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, बहुत ही ज्यादा। वो पक्का कोई लोगिया डेविल फ्रूट यूजर है। वो ना सिर्फ अपनी बॉडी को पेड़ों की टहनियों में बदल सकता है, बल्कि उसने क्वीन और किंग को भी अपनी पावर से पूरी तरह चूस कर सुखा दिया। और हाँ, एक और बात, जब पार्टी शुरू हो रही थी तब किड ने एक न्यूज़पेपर सीधा लूफी की तरफ फेंका। उसे देखकर लूफी एकदम सुन्न रह गया, क्योंकि इस एक फाइट के बाद पूरी दुनिया का सिस्टम ही बदल चुका था। पुराने चारों एम्परर्स अब खत्म हो चुके थे। अब बगी द क्लाउन, ब्लैक बियर्ड, रेड हेयर शैंक्स और अपना लूफी, ये चारों नए योंको बन चुके हैं। एकदम सही सुना भाई, लूफी अब योंको बन गया है। पार्टी अभी भी चालू थी। स्ट्रॉ हैट्स भी फुल खाने पीने और मजे करने में बिजी थे, पर फ्लावर कैपिटल के बाहर बवाल हो गया था। लूफी की बॉडी अभी अभी रिकवर हुई थी, इसलिए इस खतरे की बात किसी भी हाल में उन तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी। इसलिए अक्साया 9 ने सीधा रयोकुग्यू को रोक लिया। रयोकुग्यू की वाइब काफी हद तक अकाइनु जैसी लगती है, लेकिन वो उससे भी ज्यादा अग्रेसिव और सनकी है। उसने बिना कोई फालतू बात किए सीधा अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑन कर दिया। रयोकुग्यू मोरी मोरी नोमी यानी वुड्स फ्रूट का लोगिया यूजर है। अक्साया 9 के एक साथ घेर कर अटैक करने के बाद भी उस एडमिरल को रत्ती भर भी डर नहीं लग रहा था। थोड़ी ही देर में वो एक बहुत बड़े पेड़ में बदल गया और आखिर में यामातो ने भी इस फाइट में एंट्री मार ली। वानो के बाहर रेड हेयर पायरेट्स भी बिल्कुल पास ही समंदर में मौजूद थे। न्यूज़पेपर में छपी लूफी की वो फोटो देखकर शैंक्स को वो पुराना टाइम याद आ गया जब उसने उस रबर फ्रूट को चुराया था। उस टाइम रेड हेयर पायरेट्स का समंदर में CP-9 के जहाज से आमना सामना हुआ था। उस जहाज पर कोई भी कीमती चीज नहीं थी, लेकिन फिर भी शैंक्स ने बिना कोई रहम खाए वो डेविल फ्रूट वहां से लूट लिया था। मुझे ऐसा लगता है कि शैंक्स को निका फ्रूट की सच्चाई
पहले से ही पता थी। इससे ये भी क्लियर हो जाता है कि आखिर शैंक्स ने जानबूझकर सिर्फ उसी डेविल फ्रूट को क्यों चुराया था, और ये बात भी कि इतने पावरफुल योंग को शैंक्स का हाथ एक मामूली से सी किंग ने कैसे काट लिया था। शैंक्स ने एक बार कहा भी था कि उसने अपना वो हाथ नए एरा पर दांव पर लगाया था। अरे हाँ, एक और बात, बार्टोलोमियो ने शैंक्स की एक टेरिटरी पर कब्जा कर लिया था, और तो और उसने रेड हेयर पायरेट्स का झंडा तक जला दिया था। भाई, दुनिया में हो रहे बड़े बवाल सिर्फ यहीं खत्म नहीं होते। एक बहुत बड़ी खबर ये भी थी कि अलाबास्ता के किंग कोबरा का मर्डर हो चुका है, और उससे कुछ घंटे पहले रेवोल्यूशनरी आर्मी ने सेलेस्टियल ड्रैगन्स के रहने वाले एरिया को बम से उड़ा दिया था। इसी के साथ उन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ सीधी जंग का ऐलान कर दिया। भले ही उस टाइम वहाँ रयोकुग्यू और फुजितोरा को भेजा गया था, लेकिन फिर भी वो लोग कुमा को वहाँ से आजाद करवा कर ले गए। और जिस वक्त किंग कोबरा का मर्डर हुआ उसी दौरान वीवी भी वहाँ से गायब हो गई, और अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। साबो की पॉपुलैरिटी इस वक्त आसमान छू रही है, और उसके सपोर्टर्स उसे फ्लेम एम्परर कहकर बुला रहे हैं। सच बताऊं तो अब साबो का इन्फ्लुएंस लूफी के डैड यानी ड्रैगन से भी ज्यादा हो चुका है। इधर वानो के बाहर फाइट अभी भी कंटिन्यू थी। रेजो ने मौका देखकर रयोकुग्यू पर सीधा अपने फायर जत्सु से अटैक कर दिया, लेकिन वो थोड़ी सी आग उस एडमिरल का बाल भी बांका नहीं कर पाई। उल्टा उसने अपनी टहनियों से रेजो की बॉडी को आर पार छेद दिया, और अगले ही पल उसकी पूरी एनर्जी चूस ली। और वापस रॉबिन की तरफ आए तो उसी वक्त लॉ भी ठीक वहां पहुंच जाता है। साथ ही इस तरह वो तीनों रोड पोनेग्लिफ की तलाश में नीचे की तरफ जाने लगे। ये रास्ता सैकड़ों साल पुराना था। वहां रॉबिन और लॉ को एक कांच की दीवार दिखी। जब उन्होंने उसके अंदर झांक कर देखा तो शॉक रह गए। ये वानो समंदर के नीचे कैसे है भाई? असल में वो 800 साल पुराना वानो था। सुकियाकी ने बताया कि पुराने जमाने में वानो सीधा माउंट फूजी के बेस पर बसा हुआ था। फिर किसी दौर में इस देश के चारों तरफ एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर दी गई। बारिश का पानी वहां इकट्ठा होता गया, और एंड में लोगों को वो जगह छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। इसके बाद उन्होंने पहाड़ के बीच वाले हिस्से में जाकर अपनी नई जमीन बसाई। शायद वो पानी एकदम फ्रेश वाटर था, इसीलिए वो सारी पुरानी बिल्डिंग्स आज तक वैसी की वैसी बची हुई हैं। फाइनली उन तीनों को वो रोड पोनेग्लिफ मिल ही गया। ये उनका तीसरा पोनेग्लिफ था। अब बस एक और मिल जाए तो वो सीधा लाफ टेल जा सकते हैं। अभी वो लोग माउंट फूजी के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में थे। ऐसा कहा जाता है कि इसके और भी गहराई में एंशिएंट वेपन प्लूटोन मौजूद है, पर सुकियाकी ने भी उसे कभी नहीं देखा था, क्योंकि अगर किसी को वो एंशिएंट वेपन देखना है तो उन दीवारों को तोड़ना ही पड़ेगा, और इसी प्रोसेस को देश के बॉर्डर्स खोलना कहते हैं। लेकिन अगर बात ऐसी थी तो ओडन इस देश के बॉर्डर्स क्यों खोलना चाहता था, ये बात सुकियाकी को भी नहीं पता थी। शायद ओडन को समंदर के सफर पर कुछ ऐसा पता चल गया था जो बाकियों को नहीं मालूम था। अब वापस रयोकुग्यू वाली फाइट पर आते हैं। अक्साया 9 के सारे मेंबर्स बुरी तरह पकड़े जा चुके थे। तभी मोमोनोसुके वहां पहुंचता है, और अपनी लाइफ में पहली बार उसने बड़ो ब्रेथ का यूज किया। उसके मुंह से निकली आग ने सीधा रयोकुग्यू को उड़ा कर रख दिया। भले ही वो उसे पूरी तरह हरा नहीं पाया, पर ये उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस थी। अब रयोकुग्यू सीरियस होने ही वाला था कि अचानक एक बेहद खौफनाक कॉन्करर्स हाकी ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया। वो हाकी इतनी स्ट्रांग थी कि रयोकुग्यू सीधा अपने ट्री फॉर्म से बाहर आ गया। असल में ये हाकी शैंक्स की थी। शैंक्स को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि वो एडमिरल इन नए पौधों पर इस तरह अटैक करे। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा बवाल हुआ था तो लूफी और उसकी क्रू को इसका पता चल ही गया था, पर उन्होंने बीच में ना पड़ने का ही फैसला किया। उधर शैंक्स ने अभी भी लूफी से मिलने का मन नहीं बनाया था, और वो अपना जहाज लेकर वहां से निकल गया। लूफी को भी एहसास हो गया था कि वो हाकी शैंक्स की ही थी, लेकिन उसे भी पता था कि अभी मिलने का सही टाइम नहीं आया है। पार्टी खत्म होने के बाद चॉपर ने रेजो और शिनोबू का ट्रीटमेंट किया, जो पूरी तरह सूख चुके थे। किनेमोन वहां घुटनों के बल बैठकर माफी मांग रहा था, क्योंकि पिछली फाइट के टाइम जो भी हुआ था। ओ हाँ, एक बात और, उसकी वाइफ सूरो मरी नहीं है, वो बस आग में थोड़ी झुलस गई थी। इनुआ राशि और नेको मामुशी ने डिसाइड किया कि वो वानो में ही रुकेंगे, इसलिए जो आइलैंड का नया लीडर कैरेट को बना दिया गया। थोड़ी देर बाद सुकियाकी ने अपनी असली आइडेंटिटी अक्साया 9 को बता दी। अब उस पुराने शोगुन का सपोर्ट मिलने के बाद इस बात की कोई टेंशन नहीं थी कि यंग मोमोनोसुके के पास एक्सपीरियंस की कमी है। उधर रॉबिन ने भी
पोनेग्लिफ के पास जो कुछ देखा वो सब अपनी क्रू को बता दिया। वो बात कर ही रहे थे कि तभी वहां शिनोबू आ जाती है। रिकवर होने के बाद वो अचानक से एक बेहद खूबसूरत लड़की में बदल गई थी। ये देखकर सब एकदम हैरान रह गए। और तो और उसने तामा को अपनी स्टूडेंट भी बना लिया था। तामा के लिए लूफी ने प्रॉमिस किया कि जब वो ट्रेनिंग पूरी कर लेगी तो वो उसे अपने साथ समंदर पर ले जाएगा। लेकिन किसी को भी इस बात की रत्ती भर भनक नहीं थी कि कैरिबू बाहर खड़ा सब सुन रहा था। उसे पता चल गया था कि एंशिएंट वेपन वानो में ही है और उसने डिसाइड किया कि वो ये खबर सीधा उस इंसान को जाकर बताएगा। इसके बाद स्ट्रॉ हैट्स वहां से निकल गए। अरे हाँ, जाते जाते उन नए योंको के बारे में एक बात और बता दूं। बगी, क्रोकोडाइल और मिहॉक, इन तीनों ने मिलकर एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसका नाम है क्रॉस गिल्ड। सुना है कि उन्होंने अब खुद मरीन वालों पर बाउंटी रखना शुरू कर दिया है। बाहर की दुनिया तो भाई पूरी तरह से पलट चुकी है। अलग होने से पहले तीनों कैप्टन्स की मीटिंग हुई। लॉ ने रोड पोनेग्लिफ के प्रिंट की एक कॉपी किड को भी दे दी। आखिर ये जंग जीतने का इनाम था और लॉ का इसे अकेले हड़पने का कोई इरादा नहीं था। किलर ने किड से कहा कि अगर उन्हें वन पीस की रेस में टिके रहना है तो उन्हें उस जलने के निशान वाले आदमी को ढूंढना ही पड़ेगा। लूफी को कोई आइडिया नहीं था कि ये बर्न मार्क वाला बंदा कौन है। इस पर किड जोर से हंसा और बोला, मैं तो तुझे बिल्कुल नहीं बताने वाला। इससे पहले लूफी ओडन कासल के रुइंस पर गया था ताकि वो अपने तरीके से कोजुकी ओडन को ट्रिब्यूट दे सके। अग्जाया 9 भी वहां पहुंच गए और उन्होंने लूफी को इस पूरे सफर में सपोर्ट करने के लिए दिल से थैंक्स बोला। उधर जोरो सीधा यासुई और पेड्रो की कब्र पर गया और वहां चुपचाप 2 कप साके चढ़ाई। तभी हियोरी वहां आई और जोरो के पास बैठ गई। उन दोनों ने बस शांति से थोड़ी देर बातें की। फ्लावर कैपिटल के अंदर उसोप ने एक बहुत बड़ा काले रंग का कपड़ा खरीदा। जब दुकानदार को उसका पर्पस पता चला तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। और हाँ, सांजी ने लगता है फिर से किसी खूबसूरत लड़की का दिल चुरा लिया है। पता नहीं जब उसे पुडिंग की याद आएगी तो ऑकवर्ड फील होगा या नहीं। आखिर में लूफी तामा से मिलने गया। भले ही ये उनके अलग होने का टाइम था पर माहौल ज्यादा इमोशनल नहीं हुआ। आखिर तामा का वो प्यारा सा चेहरा देखकर कोई उदास कैसे हो सकता है। अब टाइमलाइन वापस प्रेजेंट में आती है। स्ट्रॉ हैट्स ने मोमोनोसुके और बाकियों को गुड बाय नहीं बोला था, लेकिन लूफी वही पोर्ट पर वेट कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि मोमोनोसुके वहां जरूर आएगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब मोमोनोसुके को पता चला कि लूफी और उसकी क्रू जा रही है तो वो हड़बड़ाहट में उड़ना ही भूल गया। वो पूरे रास्ते बस पागलों की तरह दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। किड और लॉ पहले ही वहां से अपना जहाज लेकर निकल चुके थे। मोमोनोसुके के वहां पहुंचने के बाद ही सबको पता चला कि यामातो का लूफी के साथ समंदर में जाने का कोई प्लान नहीं है और वो 28 साल का दिखने वाला मोमोनोसुके अब किसी छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रो रहा था। सच बताऊं तो लूफी को भी उसकी बहुत फिक्र थी, इसलिए उसने उसोप को वो चीज लाने को कहा। जब मोमोनोसुके ने पीछे मुड़कर देखा तो वो और कुछ नहीं बल्कि स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का जॉली रोजर था। लूफी ने कहा कि इस झंडे को पूरे वानों में लहरा दो। अगर फ्यूचर में किसी ने भी इस देश पर बुरी नजर डालने की हिम्मत की तो समझ लेना कि उसने सीधा मुझसे पंगा लिया है। फाइनली जहाज के पाल खोल दिए गए और स्ट्रॉ हैट पायरेट्स एक बार फिर अपने सफर पर निकल पड़े। मोमोनोसुके वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठा रहा तब तक जब तक कि थाउजेंड सनी उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गया। और ये कहानी थी उन सामुराइयों की जिन्होंने राख से उठकर फिर से अपना नाम बनाया और पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। इसी के साथ वन पीस का वानो आर्क हमेशा के लिए खत्म होता है। अब सारा फोकस होगा सीधा फाइनल सागा पर। तो इंतजार रहेगा अगले और मोस्ट अवेटेड एल्बाफ आर्क का।